Hello everyone, welcome to ThinkCatch. In this video, we are going to cover unit number 6, that is emerging databases of database management system. इस वीडियो के अंदर हम इमर्जिंग डाटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू क्या है इमर्जिंग डाटाबेसेस का? तो इमर्जिंग डाटाबेसेस ऐसे डाटाबेसेस होते हैं जो कि करंट रियल लाइफ सिनेरियो में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स हो गए और उसके बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे इमर्जिंग डाटाबेस यूनिट को कवर करेंगे। सारे नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर 2-3 दिनों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सारे पीवाईक्यू भी हम कवर कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का हर पॉइंट वाइज आंसर भी तुम्हें इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। सो लेट्स ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर इमर्जिंग डाटाबेसेस। व्हाट इज इमर्जिंग डाटाबेसेस? तो इमर्जिंग डाटाबेसेस ऐसे डाटाबेसेस रहेंगे जो कि तुम्हारे मॉडर्न डे एप्लीकेशंस या फिर एडवांस डाटाबेस सिस्टम्स के अंदर आएंगे। मतलब मॉडर्न डे डाटाबेस सिस्टम्स मतलब ऐसे सिस्टम्स जो कि करंट यूज में जो सोशल मीडिया ऐप्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसके अंदर जो ऐप्स होते हैं या फिर उसके अंदर जो डाटाबेसेस यूज किए जाते हैं उसको हम इमर्जिंग डाटाबेसेस कह सकते हैं। मतलब देखो, जो ट्रेडिशनल डाटाबेसेस रहेंगे हमारे ट्रेडिशनल डाटाबेसेस या फिर रिलेशनल डाटाबेसेस, जो तुम्हारे ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं उससे बहुत ज्यादा हाई कैपेबिलिटी वाले होते हैं ये इमर्जिंग डाटाबेसेस। बहुत सारे नए न्यू डाटा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस उसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जब हमारी हाई हो तब हमें इमर्जिंग डाटाबेसेस का यूज किया जाता है। अब देखो, हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से इतना सारा सोशल मीडिया ऐप्स है तो बहुत सारे डाटाबेसेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो तो जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तब उस स्क्रॉल करते वक्त तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड वो स्क्रॉल होना चाहिए, तो मतलब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, इसलिए इमर्जिंग डाटाबेसेस का यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है या फिर एडवांस डाटाबेस सिस्टम है, जो तुम्हारे ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस होते हैं उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर बहुत सारे नए डाटा टाइप्स मिलेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को वो फास्ट फॉरवर्ड परफॉर्म करेंगे और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी उसकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए ये काम करेंगे, ठीक है। अब वो इमर्ज क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये इमर्ज क्यों है ना? तो इसकी इमर्ज होने का रीजन ये है कि हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड अंडरस्टैंड डाटा। मतलब देखो, अभी तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा डाटा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इंस्टाग्राम का डाटा है, उसके अंदर बहुत सारी रील्स है और कोई भी कभी भी रील्स को पोस्ट कर देता है ना, तुम कभी भी किसी भी रील को कभी भी पोस्ट कर सकते हो, यानी कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। वो क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, कोई भी रील कहीं पे भी जा सकती है, सो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक टाइम पे लेट से इंस्टाग्राम पे लाखों लोग एक साथ रील्स को पोस्ट करते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा होता है और उसको मॉडिफाई, उसके कैप्शन चेक करना है, उसकी रील चेक करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, वो सब कुछ चेक करना होता है, उसके टैग्स चेक करने होते हैं और उसके हिसाब से उस इंसान को उस डाटा को एक्चुअल जो व्यूअर है उसके पास पहुंचाना होता है। यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उनको जो नॉर्मल तुम्हारे ट्रेडिशनल डाटाबेसेस है वो हैंडल नहीं कर पाते और बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डाटा रहेगा उसके लिए भी। उसके बाद मैनेजिंग रियल टाइम अपडेट्स एंड ट्रिगर्स। जैसे कि अगर व्हाट्सएप पे तुमने किसी को मैसेज भेजा, ठीक है, किसी को तुमने मैसेज भेजा, अब वो मैसेज उसको पहुंचता है तब उसको एक नोटिफिकेशन आती है, तो वो हो गया तुम्हारा अपडेट एंड ट्रिगर। ट्रिगर मतलब तुमने मैसेज भेजना और अपडेट मतलब उसको नोटिफिकेशन आना। लेट्स से उसको अभी नोटिफिकेशन आ गई है कि तुमने जो मैसेज है वो उसको भेजा है, तो उसको हम कहेंगे अपडेट। और अगर तुमने जो मैसेज भेजा है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिगर कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिगर। तो वो हमें जो तुम्हारे ओल्डर डाटाबेसेस थे वो ऐसे अपडेट्स या ट्रिगर्स भेजने में मदद नहीं करते, इसलिए हमें इमर्जिंग डाटाबेसेस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसके अंदर हम हाई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और रीजनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी, अच्छी खासी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन। मतलब लेट्स से तुम्हारा डाटा है, कोई रील है, तो रील का कैप्शन क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब डाटा के अंदर डिवाइड होता जाता है, वो तुम्हारे ट्रेडिशनल डाटाबेस में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसलिए हमें इमर्जिंग डाटाबेस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद डीलिंग विद इन मेमोरी एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। मतलब हाई स्पीड एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड एप्लीकेशंस है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इमर्जिंग डाटाबेसेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल इमर्जिंग डाटाबेसेस क्या है? इमर्जिंग डाटाबेसेस आर सच डाटाबेसेस व्हिच आर यूज्ड इन मॉडर्न डे सिस्टम्स। मॉडर्न डे सिस्टम के अंदर जो भी तुम्हारी सिस्टम्स है, जो भी तुम्हारे सोशल मीडिया ऐप्स है, उसके अंदर जो भी डाटाबेसेस यूज किए जाते हैं उसको इमर्जिंग डाटाबेसेस कहते हैं, जिसके अंदर बहुत हाई कैपेबिलिटी है, बहुत सारी नए फीचर्स है एज कंपेयर टू तुम्हारे जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम्स थे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब वो ट्रिगर क्यों होते हैं या फिर इमर्ज क्यों होते हैं, तो उसकी रीजन भी हमने देखी है कि करंट सिचुएशन में तुम्हारा जो डाटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए क्योंकि बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर एग्जिस्ट। उसके बाद मैनेजिंग रियल टाइम अपडेट्स एंड ट्रिगर्स, वो मैंने बोला कि जो नोटिफिकेशन है, अगर वो नोटिफिकेशन भेजने और वो नोटिफिकेशन आना यानी कि अपडेट होना और मैसेज भेजना मतलब ट्रिगर करना, दैट इज वो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इमर्जिंग डाटाबेस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सपोर्टिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, वो भी हमने देखा, और जो हाई स्पीड एप्लीकेशंस होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये भी बहुत हाई स्पीड एप्लीकेशंस है, उसको चलाने के लिए भी तुम्हारी इमर्जिंग डाटाबेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो विद योर एक्टिव डाटाबेसेस। एक्टिव डाटाबेसेस ऐसे डाटाबेसेस होंगे जो कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड सेंड करेंगे फॉर सर्टेन इवेंट यूजिंग सेट ऑफ रूल्स। मतलब देखो, लेट्स से तुमने कोई रील तुम्हारे दोस्त को भेजी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और वो चली गई उसको, यानी कि दोस्त को मिल गई, ठीक है। ये सिनेरियो तुम कंसीडर करो। तो ये जो रील सेंड की है ना तुमने, उसको हम कहेंगे इवेंट। उसके बाद ये जो तुम्हारा दोस्त है और इंस्टाग्राम, यानी इसी दोस्त को सेंड करनी है वो रील, तो वो भी तुम्हारी कंडीशन। और ए मतलब क्या? एक्शन रूल्स, यानी कि इंस्टाग्राम ने उस दोस्त को वो रील भेज दी, वो गई उसकी एक्शन। मतलब देखो, एक्टिव डाटाबेसेस के अंदर ऐसे डाटाबेसेस होंगे जो कि ये जो पूरा काम है ना वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली इन सारे काम को कर रहा है। क्या लिखा है? ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू सेट सर्टेन इवेंट्स यूजिंग सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड ईसीए रूल्स। ईसीए रूल्स मतलब इवेंट कंडीशन एक्शन रूल्स। मतलब देखो क्या होगा, जब भी तुम रील सेंड करोगे अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पे, तो रील एक इवेंट है, तुमने सेंड किया है, दोस्त उसी दोस्त को सेंड करना है। लेट्स से तुम्हारी लिस्ट में तो 10 लोग होंगे, तो उसी दोस्त को सेंड करना, ये उसकी कंडीशन है। और एक्शन कौन परफॉर्म करेगा? इंस्टाग्राम का जो डाटाबेस है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, बट ये कोई मैन्युअली नहीं कर रहा है, इट्स नॉट डन बाय मैन्युअली, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक्टिव डाटाबेस। क्या कहेंगे? एक्टिव डाटाबेस। एक्टिव डाटाबेस आर सच डाटाबेसेस जिसके अंदर
जो भी इवेंट्स होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल के थ्रू होते हैं, जैसे कि ईसीए रूल, पहले इवेंट होगा, फिर कंडीशन दी जाएगी और उसके बाद एक्शन की जाएगी। इवेंट मतलब क्या, समथिंग दैट हैपन, वही मैंने बोला रील सेंड करना, यानी समथिंग दैट हैपन। कंडीशन क्या, लॉजिकल टेस्ट और क्यूरी दैट डिटरमाइंस वेदर रूल शुड बी एग्जीक्यूट, मतलब जो तुम्हारा रूल है उसको चेक करा जाएगा कि वो जो रूल है या फिर जो क्यूरी है उसको परफॉर्म किया जाएगा कि नहीं, मतलब ये जो कंडीशन है इसी दोस्त को सेंड करना है, यही दोस्त है तुम्हारा, इसी को सेंड करना है और किसी को नहीं जाना चाहिए वो रील। सो दैट इज योर प्रॉब्लम। लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे, क्यूरी की जाएगी कि हाँ इसी दोस्त को वो तुम्हारी जो रील है वो सेंड की जा रही है। और एक्शन रूल्स, ऑपरेशन परफॉर्म ऑटोमेटिकली वेयर कंडीशन इज ट्रू, मतलब अगर इसी दोस्त को, अब इंस्टाग्राम क्या चेक करेगा, एक दोस्त है, दो दोस्त है, तीन दोस्त है, तो तुम्हें सेंड करनी दूसरे वाले को, तो इंस्टाग्राम चेक करेगा कि हाँ भाई दूसरे वाले को जा रही है, और अगर दूसरे वाले को जा रही है तो वो क्या कर देगा, सेंड कर देगा। तो वो क्या कर देगा, सेंड कर देगा ऑटोमेटिकली। कोई वहां पे ह्यूमन नहीं बैठा है, वहां पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा है तुम्हारी हर पर्सनल रील को दूसरे को सेंड करने के लिए, ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसी को हम कहते हैं एक्टिव डाटाबेसेस। एक्टिव डाटाबेसेस आर सच डाटाबेसेस जिसके अंदर जो इवेंट्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। पहले वो एक इवेंट होगा, उसको एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को चेक किया जाएगा और उसके थ्रू जो एक्शन है उसको परफॉर्म करना है, वो एक्शन परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, लेट्स गो। उसके बाद ये तुम्हारी डायग्राम रहती है एक्टिव डाटाबेसेस की। देखो एक्टिव डीबीएमएस के अंदर क्या होता है, क्यूरीज होती है और अपडेट्स होती है। देखो जब भी कोई स्पेसिफिक इवेंट या फिर कंडीशन को हम इवैल्यूएट करेंगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे दोस्त ने जो कोई रील सेंड की है वो स्पेसिफिक इवेंट हो गया कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको रील सेंड की है, वो इवेंट है। अब वो इवेंट जाएगा एक्टिव डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर, फिर यहाँ पे क्यूरी और अपडेट्स रहेंगे, तो वो चेक किया जाएगा कि तुम्हारे 10 दोस्तों में से इसी दोस्त को सेंड किया है कि नहीं। फिर वो चेक करने के बाद वो फिर से डाटाबेस के अंदर जाएगा, फिर वो अपडेट करेगा उस डाटाबेस को, अपडेट करने के बाद वो एक्शन परफॉर्म करेगा और तुम्हारे दोस्त को डाटाबेस के थ्रू वो जो डाटा है वो सेंड किया जाएगा, वो जो रील है वो सेंड कर दी जाएगी। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये डाटाबेस से एक्चुअली डिस्क स्टोरेज रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ऑल कंसेप्ट आर कन्वेंशनल। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है या फिर कंसेप्ट होती है, ये कन्वेंशनल प्रोसेस डीबी होती है। कन्वेंशनल जो डीबी होती है उसके अंदर जो भी प्रोसेस रहेंगे, मतलब जो तुम्हारा एसक्यूएल है नॉर्मल वाला, रिलेशनल वाला, उसके अंदर जो अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, जो ऑपरेशंस रहेंगे ना वो सारे यहाँ पे परफॉर्म होंगे। सपोर्ट ऑल फंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल डाटाबेसेस लाइक डीडीएल, डीएमएल ऑपरेशंस। जो तुम्हारे ट्रेडिशनल डाटाबेसेस होते हैं उसके अंदर डीडीएल, डीएमएल के जो ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इवैल्यूएट करना है, हमें कंडीशन परफॉर्म करनी, कोई एक्शन परफॉर्म करनी किसी कंडीशन के बेसिस पे, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इट हैज टू इंप्लीमेंट रूल्स एग्जीक्यूशन, यानी कि रूल के बेसिस पे किया जाता है। वो मैंने बोला कि कंडीशन होगी, कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ रूल सेट किया जाएगा, मतलब 10 दोस्त रहेंगे ना तो उसी को सेंड करने के कुछ ना कुछ तो रूल होगा ही ना, अपने आप तो वो सेंड नहीं होगा, है ना, तो वो रूल होते हैं यहाँ पे। सपोर्ट ट्रिगर्स, ट्रिगर्स मतलब क्या, इवेंट, ट्रिगर्स मतलब क्या, इवेंट। ये जो रील हमने सेंड किया है ये क्या होता है, ट्रिगर। जब तुम उसको सेंड करते हो कोई रील, है ना, तो उसको हम कहेंगे ट्रिगर। तुमने जब रील सेंड करने का बटन दबाया तो उसको हम कहेंगे ट्रिगर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ट्रिगर। उसके बाद ऑटो मॉनिटरिंग, ऑटो मॉनिटरिंग होती है तुमने जब कोई रील सेंड कर दी, तुमने कोई रील सेंड कर दी तो वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करेगा ना इंस्टाग्राम, उसका जो डाटाबेस है वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करेगा कि हाँ भाई इसने रिक्वेस्ट मांगी तो वो सेंड कर देगा। उसके बाद ऑटो रूल एग्जीक्यूशन, ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा और रूल को एग्जीक्यूट भी कर देगा। मोर सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा सिक्योर डाटा यहाँ पे होता है उसकी वजह से। उसके बाद ऑटो टास्क एग्जीक्यूशन भी यहाँ किया जाता है। ये तुम इसके एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो और फीचर्स के अंदर भी लिख सकते हो, और तुम देखो कहाँ पे क्या लिखना है। हाँ, बट मैंने उसके एडवांटेजेस भी लिख दिए। ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, जो भी रिपीटेटिव टास्क रहेंगे उसको वो ऑटोमेट कर देगा, ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म होते रहेंगे। रियल टाइम इवेंट ड्रिवन बिहेवियर होगा उसका, मतलब रियल टाइम में जो भी इवेंट बिहेवियर होता है वो उसके साथ होगा। रिडंडेंसी को अवॉइड करता है, मतलब जो टास्क फिर से होता है उसको अवॉइड कर देगा। उसके बाद चेकिंग ऑपरेशन, इसके अंदर चेकिंग ऑपरेशंस रहेंगे जो चेक करेंगे कि क्या वो जो डाटा है, वो जो अच्छा डाटा है वो एक स्पेसिफिक इंसान को ही जा रहा है, ऐसे मल्टीपल चेकिंग ऑपरेशंस उसके बाद रहेंगे। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, उसका एक सेंट्रलाइज्ड कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा जिसके थ्रू हम इसको परफॉर्म करेंगे। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, बैंकिंग सिस्टम्स, ई कॉमर्स, वर्कफ्लो, ऑटोमेशन, ये उसके क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, परफॉर्मेंस ओवरहेड, इसके अंदर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा डाटा होता है, तो परफॉर्मेंस ओवरहेड उसका एक डिसएडवांटेज है। डिबगिंग हार्ड, इसकी डिबगिंग बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बाद मोर ट्रिपर्स, ज्यादा ट्रिपर्स या फिर ज्यादा इवेंट्स आ जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद एक्शंस को प्रेडिक्ट करना बहुत हार्ड है, कभी कोई भी किसी को भी रील सेंड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसको ही रील सेंड करूंगा, ऐसे नहीं कि कभी भी तुम किसको भी रील सेंड कर सकते हो, तो वो एक्शन प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या होते हैं, ओरेकल का एक डाटाबेस है PostgreSQL, जिसके अंदर एक्टिव कुछ एडवांस फंक्शन दिए गए, वो SQL सर्वर MySQL, ये उसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट एक्टिव डाटाबेसेस। इसके अंदर उसके अंदर एक जनरलाइज्ड मॉडल भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स गो विद योर जनरलाइज मॉडल। जनरलाइज मॉडल क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे जो डाटाबेस है, एक्टिव डाटाबेस है, उसके अंदर जो तुम्हारे ईसीए रूल्स है, उसके अंदर इवेंट, कंडीशन और जो एक्शन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, मतलब इवेंट के साथ कंडीशन कैसे अप्लाई होगी इवेंट के ऊपर, फिर कंडीशन के ऊपर एक्शन कैसे परफॉर्म की जाएगी, उसको दिखाने का काम तुम्हारा जनरलाइज मॉडल करता है। या फिर उसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हाउ ट्रिगर डिटेक्ट इवैल्यूएट एग्जीक्यूटेड, यानी कि ट्रिगर मतलब इवेंट होता है, तो कभी कौन सा ट्रिगर कैसे डिटेक्ट किया गया, कैसे उसको इवैल्यूएट किया गया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, वो हम जनरलाइज मॉडल के अंदर चेक करते हैं। अब इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो, ये है तुम्हारी जनरलाइज मॉडल, ये तुम्हारा जनरलाइज मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, रूल मैनेजर, इवेंट डिटेक्टर, उसके बाद कंडीशन इवैल्यूएटर, वो अपन देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो देखो इवेंट डिटेक्टर का काम क्या होता है, पहले तो इवेंट डिटेक्टर होता है, फिर रूल मैनेजर होता है। रूल मैनेजर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम इवेंट डिटेक्टर को पढ़ते हैं। इवेंट डिटेक्टर क्या होता है, इवेंट डिटेक्टर वो क्या करता है, तुम्हारे डाटाबेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेगा कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है। मतलब देखो लेट्स से तुम्हारा इंस्टाग्राम का सिस्टम है, तो वो कंटिन्यू मॉनिटर करता रहता है कि कब कौन किसको रील सेंड करेगा। अगर किसी ने किसी को रील सेंड कर दी तो तब वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। मतलब उस इंस्टाग्राम के अंदर ऐसे एक सिस्टम है कि वो चेक कर रहा है कि हाँ भाई इसने इसको डाटाबेस, इसने इसको रील भेजी। या फिर यूट्यूब के अंदर भी एक सिस्टम है कि कौन कब यूट्यूब का वीडियो देख रहा है, कौन सा वीडियो देख रहा है, वो स्टोर करने के लिए, वो फिर चेक करने के लिए एक सिस्टम उसके अंदर होती है, उसको हम कहते हैं इवेंट डिटेक्टर। इवेंट डिटेक्टर वो क्या करता है, कब किसने कौन सा चीज इंसर्ट किया डाटाबेस के अंदर, कौन से डिलीट किए, अपडेट किए, रोल बैक किए, एक्सटर्नल इवेंट, जो भी ऑपरेशन तुम इवेंट, जो भी इवेंट्स तुम कर सकते हो, जैसे कि इंसर्ट करना, डिलीट करना,
जो भी तुम कुछ करते हो उसको मॉनिटर करने का काम तुम्हारा इवेंट डिटेक्टर करता है। व्हेन इवेंट ऑकर्स, इवेंट डिटेक्टर जनरेटेड इवेंट इंस्टेंस। मतलब देखो जब भी तुम्हारा कोई इवेंट हैपन होगा तब एक इवेंट इंस्टेंस जनरेट करेगा तुम्हारा इवेंट जनरेटर। मतलब देखो इवेंट आया, लेट से तुमने क्या किया, इंस्टाग्राम पर रील डाल दी, मतलब तुमने इंसर्ट किया इंस्टाग्राम के डाटाबेस के अंदर, डाटा को इंसर्ट कर दिया। उस वक्त पे इंस्टाग्राम का वो जो सिस्टम है डाटाबेस का, वो क्या करेगा, एक इवेंट इंस्टेंस जनरेट करेगा तुम्हारी रील को उधर पुट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इवेंट डिटेक्टर। इवेंट डिटेक्टर के बाद होता है कंडीशनल इवैल्यूएटर। कंडीशनल इवैल्यूएटर क्या होता है, रिसीव इवेंट फ्रॉम इवेंट डिटेक्टर। इवेंट डिटेक्टर से वो क्या करेगा, उस इवेंट को रिसीव करेगा। अभी वो चेक करेगा कि वो जो कंडीशन है वो पार्ट ऑफ रूल है कि नहीं। मतलब लेट्स से तुमने कोई वीडियो डाला है जिसकी जो कि 18+ है, ठीक है, वो 18+ है, तो इंस्टाग्राम क्या चेक करेगा, लेट्स इंस्टाग्राम नहीं चेक करता, यूट्यूब चेक करता है। यूट्यूब क्या चेक करेगा कि वो जो वीडियो है वो 18+ है या उसका बिलो है। ठीक है, अगर 18+ होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो उसको डालने ही नहीं देगा तुमको। ठीक है, तो वो चेक करेगा कंडीशन को। ठीक है, अगर कंडीशन सक्सेसफुल हो गई, कंडीशन रिटर्न इन क्यूरी लैंग्वेज, अगर कंडीशन सक्सेसफुल है, कंडीशन एक्सेप्टेड है, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन को क्यूरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो एक क्यूरी डाल देगा कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छा है, इसको हम स्टोर कर देते हैं, डाल देते अपने डाटाबेस के अंदर। इफ कंडीशन ट्रू देन एक्शन एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कि वो वीडियो 18+ निकला तो यूट्यूब उसको निकाल देगा, इग्नोर कर देगा। सो दैट इज योर कंडीशन इवैल्यूएटर। कंडीशन इवैल्यूएटर का मीनिंग क्या है, फिर से हम एक बार समझो। ये क्या करता है, इवेंट रिसीवर से इवेंट को डिटेक्ट करता है, कंडीशन चेक करता है कि वो तुम्हारी रूल के अंदर बैठता है कि नहीं। अगर वो रूल के अंदर बैठता है तो वो क्या करता है, उसको क्यूरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, अगर मेरा वीडियो अच्छा है तो यूट्यूब क्या करेगा, उसके डाटाबेस के अंदर एक क्यूरी क्रिएट करेगा, टेबल के अंदर जो पूरा टेबल होगा उसके अंदर एक क्यूरी क्रिएट करेगा और उस क्यूरी के अंदर मेरी वीडियो को डाल देगा। बट अगर मेरा वीडियो थोड़ा गड़बड़ वाला है, उसके अंदर कोई 18+ कंटेंट है, तो वो एक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको वो इग्नोर कर देगा, रिजेक्ट कर देगा वहीं पे। सो दैट इज योर कंडीशन इवैल्यूएटर। ठीक है, उसके बाद एक्शन एग्जीक्यूटर। एक्शन एग्जीक्यूटर मतलब क्या, एग्जीक्यूशन एक्शन पार्ट, यानी कि जो एक्शन है उसको भी वो क्या करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है। मतलब मैंने अब वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो अपलोड करने के बाद अभी वो जो तुम्हारा डाटाबेस है उसके अंदर फिजिकली क्या किया जाएगा, एक्शन को इंसर्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, उसको मतलब इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पे मेरे केस में इंसर्ट किया जाएगा जब मैं वीडियो को क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने रिकॉर्ड किया वैसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ कि एक्शन क्या करनी है अभी। एक्शन मतलब इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सारे वो एक्शन होते हैं, रोल बैक करना, कमिट करना, ये सारे भी एक्शन ही है। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाइज डाटाबेस ऑटोमेटिकली। ये जो डाटाबेस होगा वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होगा। मतलब वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा है कि हाँ भाई सुमित ने वीडियो डाली है और अब मैं वो वहाँ पे डाल दूंगा, वैसे नहीं, वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होगा, एक उसकी सिस्टम होगी और वो मॉडिफाई हो जाएगा। उसके बाद रूल मैनेजर। रूल मैनेजर का काम क्या होता है, ये जो तुम्हारे सारे इसी के रूल्स हमने देखे, इवेंट, कंडीशन और वो जो तुम्हारा ए मतलब एक्शन यानी कि ट्रिगर, उसको मैनेज करने का काम तुम्हारा रूल मैनेजर करेगा। मतलब वो क्या करेगा, रूल को डेफिनेशन करेगा। मतलब रूल की डेफिनेशन क्या है, 18+ कंटेंट नहीं लाना है, ये एक रूल है, वो मतलब उसने डिफाइन कर दिया। अब उसका एक्टिवेशन, उसको वो एक्टिवेट करेगा। जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे तो वो चेक करेगा कि हाँ भाई 18+ है, नहीं इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद शेड्यूलिंग, उसको शेड्यूल भी करेगा। मतलब अगर वो 18+ नहीं है, वो अच्छा है, तो वो शेड्यूल कर देगा कि मतलब हम यूट्यूब पे भी जब वीडियो डालते हैं तो उसको एक शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है कि तुम 11 बजे उसको शेड्यूल करो, वैसे शेड्यूलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्रायोरिटीज देना, मतलब अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर जो नॉन इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ऐसे जो डाटाबेस होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जाती है, तो उस डाटा को इंपॉर्टेंस देना कि वो डाटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो चेक करना मतलब तुम्हारा रूल मैनेजर करने का काम होता है। इंश्योर स्मूथ रूल एग्जीक्यूशन, यानी कि तुम्हारा रूल एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली हो रहा है कि नहीं, वो जो तुम्हारे रूल्स है इसी के अंदर, कंडीशन के अंदर जो रूल्स है वो स्मूथली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने का काम तुम्हारा रूल मैनेजर करेगा। ठीक है, सो दैट इज योर एंटायर प्रोसेस। अब देखो मैं एक बार फिर से तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा कि क्या होता है। लेट्स से तुम्हारा इवेंट डिटेक्टर क्या करेगा, इवेंट को डिटेक्ट करेगा और उसको चेक करेगा, उसको फिर भेजेगा कंडीशन इवैल्यूएटर के अंदर। कंडीशन क्या करेगा, उसके ऊपर कंडीशन लगाएगा। अगर वो कंडीशन सच्ची है तो वो एस करेगा और एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर वो कंडीशन गलत हो गई तो नो करेगा और इग्नोर कर देगा। और इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, तुम्हारा रूल मैनेजर करता है। दैट इज योर जनरलाइज्ड मॉडल ऑफ एक्टिव डाटाबेसेस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिडक्टिव डाटाबेसेस। डिडक्टिव डाटाबेसेस ऐसे डाटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग को ट्रेडिशनल डेटाबेस के साथ ऐड करते हैं। मतलब लेट्स से तुम्हारा डिडक्टिव डाटाबेस मतलब क्या है, लॉजिक प्लस तुम्हारा जो ट्रेडिशनल डाटाबेस है उसकी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डिडक्टिव डाटाबेसेस। उसको क्या कहते हैं हम, डिडक्टिव डाटाबेसेस। It uses facts and rule for enter new info that is not explicitly told। मतलब देखो अभी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं उसको सीधे कि डिडक्टिव का मीनिंग क्या है। डिडक्टिव के अंदर क्या होगा, जो तुम्हारा लॉजिक है, डाटा के साथ कुछ ना कुछ लॉजिक भी होता है, उसको ट्रेडिशनल डाटाबेस के साथ जोड़ने का काम करेगा, वो अभी हम समझते हैं। ठीक है, लेट्स ये तुम्हारे एक डिडक्टिव डाटाबेस की क्यूरी है। ये क्या है, तुम्हारी डिडक्टिव डाटाबेस की क्यूरी है। फैक्ट, उसके अंदर फैक्ट क्या होता है, पहली बात फैक्ट होता है बेसिक डाटा स्टोर। जैसे कि तुम्हारे नॉर्मल रिलेशनल डाटाबेस होता है उसके अंदर टपल होता है, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल के अंदर क्या होता है, टपल होता है। वैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे फैक्ट होता है, यानी कि बेसिक डाटा स्टोर, बेसिक से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है तुम्हारे डाटाबेस के अंदर, उसको हम कहेंगे फैक्ट, डिडक्टिव डाटाबेस के लिए। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझो। फैक्ट क्या है, पैरेंट ए बी का पैरेंट है और पैरेंट बी सी का पैरेंट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी का पैरेंट है और ये सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी का पैरेंट है। अब उसकी दूसरी चीज देखो, रूल्स, लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर डिराइविंग न्यू फैक्ट, यानी कि अभी हमें कुछ ऐसे लॉजिकल स्टेटमेंट्स फाइंड करने हैं जिससे कि क्या होगा, नया फैक्ट फाइंड किया जाएगा। लेट्स से अभी हमने यहाँ पे रूल कर दिया कि ग्रैंड पेरेंट एक्स जेड अगर होंगे तो पैरेंट क्या रहेगा, अगर एक्स और वाई, एक्स वाई का पैरेंट है और वाई जेड का पैरेंट है, तो देखो पैरेंट एक्स वाई और यहाँ पे कॉमा है, मतलब दो कंडीशन है। अगर एक्स वाई का पैरेंट है और वाई जेड का पैरेंट है तभी तो एक्स जेड का ग्रैंड पैरेंट रहेगा। मतलब ग्रैंड पैरेंट एक्स जेड, मतलब देखो एक्स किसका पैरेंट है, वाई का, वाई किसका पैरेंट है, जेड का, तो एक्स और जेड क्या हो गए, ग्रैंड पैरेंट हो गए। मतलब ग्रैंड पैरेंट, ये हमने एक रूल दे दिया। मतलब रूल क्या दे रहा है, लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर डिराइविंग न्यू फैक्ट। अभी हमने क्या, पहला हमारा फैक्ट क्या था, पैरेंट, अब नया फैक्ट हमने फाइंड किया, वो था ग्रैंड पैरेंट। ठीक है,
उसके बाद क्यूरीज यूज टू डिराइव न्यू रिजल्ट्स यूजिंग रीजनिंग। अभी हमें इस रूल्स के थ्रू क्या करना है, रीजनिंग निकालना है। लेट्स से हमने क्यूरी रन कर दी कि इज जो तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट है क्या वो ए और सी का पेरेंट है। देखो हमने फैक्ट के अंदर क्या लिखा था, ए बी का पेरेंट है और बी सी का पेरेंट है। तो ए और सी क्या पेरेंट होंगे, ग्रैंड पेरेंट होंगे। हाँ यस यस, क्योंकि ए किसका पेरेंट है, बी का, और बी किसका पेरेंट है, सी का। मतलब इसको हम कहते हैं डिडक्टिव डाटाबेस। डिडक्टिव डाटाबेस के अंदर क्या रहेगा, फैक्ट रहेगा। फैक्ट मतलब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी तुम्हारे डाटा के अंदर, वो जैसे कि इधर बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर है कि ए बी का पेरेंट है और बी सी का पेरेंट है। उसके बाद एक हम रूल लिखेंगे खुद से जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा, डिराइविंग न्यू फैक्ट। अभी हमने यहाँ पे न्यू फैक्ट डिराइव किया, ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट क्या कर रहा है, हमें एक न्यू फैक्ट दे रहा है कि पेरेंट एक्स वाई, अगर इस रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशनशिप है पेरेंट का, तो हमारे पास ग्रैंड पेरेंट होगा। और उसके बाद लास्ट वाला होता है क्यूरीज। क्यूरीज का रिप्रेजेंट करता है यूज टू डिराइव न्यू रिजल्ट। अभी हमें चेक करना है कि ये जो ए और सी है, ए और सी है वो क्या ग्रैंड पेरेंट है, या मतलब एक दूसरे के साथ ग्रैंड पेरेंट का रिलेशनशिप है। तो हाँ है, क्योंकि ए बी का है और बी सी का है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख के हमने क्यूरी लिख दी। दैट इज योर डिडक्टिव डाटाबेस। मतलब डिडक्टिव डाटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिक को ट्रांजिशनल जो तुम्हारे ट्रेडिशनल डाटाबेस होते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे भी क्यूरी रन होगी, सारी क्यूरी रन होगी, बट यहाँ पे लॉजिक लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, लॉजिक लगाया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे की जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं डिडक्टिव डाटाबेस। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा इससे। सपोर्ट रीजनिंग इंटरफेसेस, मतलब जो भी रीजनिंग इंटरफेसेस रहेंगे उसको वो सपोर्ट करेगा। डिक्लेरेटिव लॉजिक यहाँ पे हम यूज करते हैं, यूजेस डिक्लेरेटिव लॉजिक, यानी कि डिक्लेरेशन लॉजिक। यहाँ पे हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था कि पेरेंट कौन है, ग्रैंड पेरेंट कौन है, वो हमने डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे हम डिक्लेरेटिव लॉजिक को यूज करते हैं। यूज टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को यूज किया जाता है वहाँ पे तुम्हारी डिडक्टिव डाटाबेस को यूज किया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एआई नॉलेजेबल बेस सिस्टम, सिमेंटिक वेब, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रूल बेस्ड डिसीजन सिस्टम, ये उसके एप्लीकेशन हो गए। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेजेस इनेबल इंटेलिजेंट क्यूरिंग, मतलब इंटेलिजेंट क्यूरिंग है। मतलब देखो यहाँ पे वो डिसाइड कर रहेगा, मतलब ये एक्चुअल में डाटाबेस डिसाइड करेगा कि ये उसका ग्रैंड पेरेंट है कि नहीं, खुद से रूल लिखेगा, खुद से फैक्ट डिसाइड करेगा। तो ये क्या होता है, इनेबल्स इंटेलिजेंट क्यूरिंग, यानी कि ये इंटेलिजेंट क्यूरिंग है क्योंकि वो लॉजिक लगा रही है। क्यूरी वो क्यूरी क्या कर रही है, लॉजिक लगा रही है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। सपोर्ट्स नॉलेजेबल रीजनिंग, यानी कि यहाँ पे नॉलेजेबल रीजनिंग होगी। ये जो रीजनिंग की हमने वो नॉलेजेबल थी, है ना। उसके बाद क्लीन रूल्स, यहाँ पे क्लीन रूल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा रूल्स होंगे, एंड इंटरफेरेंस। उसके बाद रिकर्सिव क्यूरी सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे हम रिकर्सिव जो क्यूरीज होती है उसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लोअर देन रिलेशनल फॉर लार्ज डाटा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हमें लॉजिक भी लगाना है और क्यूरी भी लिखनी है, लॉजिक लगा के क्यूरी लिखनी है, तो स्लो तो होगा ही। लिमिटेड इन इंडस्ट्री, ज्यादा यूज नहीं किया जाता इंडस्ट्री के अंदर, बहुत लिमिटेशन इसका यूज है। नीड लॉजिकल प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग का हमें यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये प्रोलॉग का कोड है, ये प्रोलॉग का कोड है, तो हमें उस क्यूरी लिखने के लिए भी प्रोलॉग जैसी कोई अनदर लैंग्वेज या क्यूरी लैंग्वेज होगी उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग, देखो वर्किंग क्या है इसका, रीड फैक्ट। पहले हम क्या करेंगे, फैक्ट को रीड करेंगे, उसके बाद अप्लाई रूल्स, रूल को अप्लाई करेंगे, और लास्ट में डिड्यूस न्यू फैक्ट, मतलब उसका हमने क्या किया, नया फैक्ट डिड्यूस किया। मतलब इस रूल से हमने क्या किया, नया फैक्ट डिसाइड किया, और उसके बाद आंसर लॉजिकल क्यूरीज, और ये जो लॉजिकल क्यूरी है उसका आंसर कर दिया। दैट इज अवर वर्किंग ऑफ डिडक्टिव डाटाबेसिस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हमने डिडक्टिव डाटाबेसिस तो देखे, अभी हम सिमेंटिक डाटाबेसिस के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, सिमेंटिक डाटाबेसिस क्या होते हैं। स्टोर डाटा अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग, मतलब सिमेंटिक मतलब देखो डाटा भी स्टोर होगा विद उसके मीनिंग के साथ। लेट से डाटा होगा उसके साथ, उसके मीनिंग के साथ स्टोर किया जाएगा डाटाबेस के अंदर, उसको हम कहेंगे सिमेंटिक डाटाबेसिस। ये ऑन्टोलॉजी बेस्ड होता है, वो ऑन्टोलॉजी हम देखेंगे कि क्या होता है। बट देखो इतना याद रखो कि जो हमारा सिमेंटिक डाटाबेसिस है वो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है विद इट्स मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका सिमेंटिक क्या है, उसके साथ डाटा को स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वहां पे स्टोर किया सुमित, तो सुमित क्या है, एक नेम है, या फिर सुमित के बारे में जितनी कुछ मीनिंग होगा सुमित वर्ड का, उसका भी वो क्या कर देगा, उसको स्टोर कर देगा उस नेम के साथ। दैट इज योर सिमेंटिक डाटाबेसिस। बहुत यहाँ पे क्या करता है, मेमोरी को यूज करता है वो, ठीक है। They enable systems to understand and reason about rather than just store it, मतलब जो तुम्हारा डाटा है उसको जस्ट वो स्टोर नहीं करेगा, उसके लिए वो रीजन भी देगा कि ये डाटा क्या है। रीजन मतलब क्या, फैक्ट, उसके बदले में कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या फैक्ट है, वो भी वहाँ पे स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मेरे लिए तो मेरा नाम वहाँ पे अगर मैं स्टोर करूँगा सिमेंटिक डाटाबेसिस के अंदर, तो वो क्या करेगा, मेरे अबाउट जो फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन है उसको भी स्टोर कर देगा। जैसे कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे कोचिंग करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने कोचिंग क्लासेस लगाया है, ऐसी मल्टीपल चीजें मेरे बारे में वो डाटाबेस खुद से लिख देगा। मतलब सिमेंटिक, मेरा मीनिंग वो वहाँ पे लिख देगा। ये उसको कहते हैं हम सिमेंटिक डाटाबेसिस। सिमेंटिक डाटाबेसिस मतलब क्या, एक बार फिर से समझो, सिमेंटिक डाटाबेसिस आर सच अ डाटाबेसिस जहाँ पे डाटा के साथ साथ उस डाटा का मीनिंग क्या है वो भी वहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं तुम्हारा ग्राफ डीबी, अपाचे जेन एआई, गूगल केजी, मतलब जो गूगल का होता है, आईबीएम वाटसन डीबी, ये एक्चुअल डाटाबेसिस है जो कि सिमेंटिक डाटाबेसिस के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम देखते हैं। इसके एप्लीकेशन है एआई एमएल, नॉलेज ग्राफ, एनएलपी के अंदर इसका यूज किया जाता है, सर्च इंजन में इसका यूज किया जाएगा, रिकमेंडेशन सिस्टम्स रहती है, इंटरप्राइज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स के अंदर इसका बहुत यूज किया जाएगा। ओवरऑल एआई में, जनरेटिव एआई में, सर्च इंजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब सर्च इंजन में अगर तुम कुछ सर्च करते हो, तुमने गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया तो उसका मीनिंग तुम्हारे पास आएगा ही ना, तो दैट इज वहाँ पे सिमेंटिक डाटाबेसिस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने वो नीचे लिखा है, वो हम वहाँ पे जाएंगे, नोट्स के अंदर तुम भी अच्छे से चेक कर लेना जब तुम पढ़ोगे तब, ठीक है। देखो सिमेंटिक डाटाबेस वो ऑन्टोलॉजी और हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं सिमेंटिक डाटाबेस के, ठीक है। देखो सिमेंटिक डाटाबेस के एडवांटेजेस क्या है, एक बार फिर से उसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, देखो इनेबल्स इंटेलिजेंट सर्च इंजन को वो बहुत अच्छे से मदद करेगा, तो वो एक एडवांटेज होगा। सपोर्ट कंटेक्स्ट अवेयर क्यूरीज, मतलब जहाँ पे भी जो तुम्हारा डाटा है उसके लिए कौन सा, उसकी जो कंटेक्स्ट, उसका सिमेंटिक क्या है, उसके अवेयर ये क्यूरीज इसके अंदर लिखी जाएंगी। ग्रेट फॉर एआई के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। फ्लेक्सिबल स्कीमा स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई स्कीमा नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसके अंदर यूज नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड डाटा मीनिंग, यानी डाटा का मीनिंग क्या है वही वो डिसाइड कर देगा। लेट्स से ये सुमित का मीनिंग क्या है वो भी वो उसके अंदर स्टोर कर देगा, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक डाटाबेसिस। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस। अब इसका डिसएडवांटेजेस पहला क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली बात है यार, तुम डाटा के साथ उसका मीनिंग भी डाल रहे हो उसके साथ, तो वो तो मोर कॉम्प्लेक्स रहेगा। उसके बाद ऑन्टोलॉजी डिजाइन हम ऊपर देखेंगे वाले, तो उसके लिए ऑन्टोलॉजी डिजाइन भी लगती है। लिमिटेड एडॉप्टेशन, उसकी एडॉप्टेशन कमी होने वाली है, क्योंकि इतना सिर्फ हाई लेवल जो एआई कंपनीज होती है या फिर सर्च इंजन वाली कंपनीज होती है वही पे इसका यूज किया जाता है। स्लोअर फॉर हैवी ट्रांजैक्शनल ओवरलोड्स, क्योंकि देखो जहाँ पे हैवी ट्रांजैक्शन है वहाँ पे तो वो बहुत स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई डाटा के साथ मीनिंग भी डालना है, तो एक वर्ड के साथ उसके 4-5 लाइन भी घुसानी है, इसीलिए ज्यादा ओवरलोड उसके ऊपर होगा। गुड फॉर रिलेशनल हैवी डाटा, मतलब जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स होती है, वहाँ पे इस डाटा को यूज करना बहुत बेटर होता है। ठीक है, अब देखो हम उसकी ऑन्टोलॉजी समझते हैं। तुम्हारा सिमेंटिक डाटाबेस, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, सिमेंटिक डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है ये 4 स्ट्रक्चर को हम देखते हैं पहले। एक मिनट फिर, हाँ देखो, पहला होता है तुम्हारा ऑन्टोलॉजी लेयर। ऑन्टोलॉजी लेयर के अंदर सारी जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसके बारे में लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि एक अगर तुम्हारी एंटिटी है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसका रूल क्या है, कौन सी डेफिनेशन वहाँ पे लिखी गई है, वो सारा तुम्हारे ऑन्टोलॉजी लेयर के अंदर लिखा जाता है। वो तुम्हारे स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेयर होता है। उसके बाद तुम जाते हो डाटा लेयर के अंदर। ठीक है, डाटा लेयर के अंदर एक मिनट, पहले रहेगा तुम्हारा ऑन्टोलॉजी लेयर, उसके बाद रहेगा तुम्हारा डाटा लेयर, उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा डाटा लेयर, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, उसके बाद रहेगा तुम्हारा डाटा लेयर। डाटा लेयर के अंदर एक्चुअल जो इंस्टेंसेस रहेंगे, जो फैक्ट्स रहेंगे, जो एंटिटीज रहेंगी, उसको लिखा जाएगा। उसके बाद इंटरफेस इंजन यूजेस रीजनिंग टू डिराइव न्यू नॉलेज, मतलब जो नया नॉलेज है, मतलब जो डाटा है, अगर मैंने उसके अंदर सुमित डाल दिया तो उसके लिए जो नया नॉलेज है उसको डिराइव करने में यूज करता है। और उसके बाद लास्ट है तुम्हारा क्यूरी प्रोसेसर, यानी कि जो तुम्हारा क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे रियल लाइफ में इसके लिए एसपीए आरक्यूएल यूज किया जाता है, ना कि एसक्यूएल। ठीक है, मतलब एक बार फिर से समझो, अगर मेरा नाम है सुमित, ठीक है, लेट्स से मेरा नाम है सुमित, तो ऑन्टोलॉजी लेयर क्या करेगा, मेरे बारे में जो रिलेशनशिप्स है, मेरे जो रूल्स है, मेरी जो डेफिनेशन है, वो ऑन्टोलॉजी लेयर उसके अंदर स्टोर कर देगा। डाटा लेयर क्या करेगा, मेरे जो एट्रीब्यूट्स है, मेरे जो इंस्टेंसेस है, जो फैक्ट्स है, उसको उसके अंदर डालने का काम करेगा। वही फैक्ट्स जो हमने डिडक्टिव के अंदर देखे थे। इंटरफेस इंजन क्या करेगा, जो रीजनिंग है मेरे बारे में जो उसको नहीं पता है उसका मीनिंग भी वो फाइंड करने की कोशिश करेगा। और क्यूरी प्रोसेसर मेरे ऊपर मतलब मेरा जो डाटा है उसको मीनिंग के साथ डाल देगा क्यूरी के अंदर, और वो डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। ये तुम्हारा सिमेंटिक डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिमेंटिक डाटा मॉडल, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, कंसेप्ट्स, उसके अंदर सबका इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। उसके बाद ऑन्टोलॉजी बेस, यानी कि ऑन्टोलॉजी मतलब क्या, क्लासेस बेस होता है, प्रॉपर्टीज बेस होता है, हियरार्चीज इसके अंदर होती है, रूल्स इसके अंदर होते हैं, तो वो ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी मतलब क्या, बहुत सारी क्लासेस होना, प्रॉपर्टीज होना, हियरार्चीज होना, रूल्स होना, एक्सेट्रा। उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये नॉलेज को भी रिप्रेजेंटेशन करेगा, मेरे साथ मेरे मीनिंग को भी एक्सप्लेन करेगा। इसको डिक्शनरी की तरह समझो। लेट्स से तुम्हारा जो पूरा सिमेंटिक डाटाबेस है वो एक डिक्शनरी है। वो क्या है, एक डिक्शनरी है, ऐसे समझ लो। सपोर्ट इंटरफेस, मतलब इंटरफेस को सपोर्ट करेगा। अगर न्यू फैक्ट ऑटो जनरेट, अगर कोई भी नया फैक्ट है, मतलब कोई नई इंफॉर्मेशन है, तो वो ऑटो जनरेट करता है। और कंपेटेबल विद सिमेंटिक वेब, जो सिमेंटिक वेब होती है उससे वो कंपेटेबल होता है। सो दैट इज योर सिमेंटिक, क्या कहते हैं उसको, सिमेंटिक डाटाबेसेस। तो दैट इज योर सिमेंटिक डाटाबेस। सिमेंटिक डाटाबेस मतलब क्या, तुम्हारा डाटा स्टोर होगा अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग, डाटा के साथ मीनिंग भी स्टोर किया जाएगा, उसको हम कहेंगे सिमेंटिक डाटाबेस। ओके, ठीक है। Okay, so now let's start with your next database type, that is your main memory databases. main memory databases, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, डाटा स्टोर्ड इन रैम। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, ये याद रखोगे तो भी हो जाएगा कि डाटा स्टोर्ड ऑन रैम। यहाँ पे जो तुम्हारा डाटा है वो डिस्क के ऊपर स्टोर नहीं होगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा, रैम के ऊपर स्टोर होगा। वो कहाँ पे स्टोर होगा, रैम के ऊपर। देखो, स्टोर एंटायर डाटा इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब तुम्हारा रैम, इंस्टेड ऑफ डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज पे तुम्हारा डाटा स्टोर नहीं होगा, मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर तुम्हारा डाटा स्टोर होगा, जिससे कि डाटा एक्सेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तुम्हें भी पता है रैम फास्टर होती है, तो जितनी ज्यादा फास्टर रैम उतना ये ज्यादा डाटाबेस फास्ट होगा, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो डाटा है वो वेरी फास्ट एक्सेस होगा, वेरी फास्ट एक्सेसिबल तुम्हारा डाटा बन जाएगा। तो मेन मेमोरी डाटाबेसेस ऐसे डाटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर जो डाटा है वो तुम्हारी डिस्क के अंदर स्टोर नहीं होगा, वो स्टोर होगा तुम्हारी रैम के अंदर, और जो डाटा है वो स्टोर होगा तुम्हारे रैम के अंदर। ये बात तुम्हें अगर मेन मेमोरी के अंदर तुमने याद रख ली तो भी बहुत है। ठीक है, कि जो तुम्हारा डाटा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, रैम के अंदर। ठीक है, वो जो तुम्हारा डाटा है वो स्टोर हो रहा है रैम के अंदर। यही तुम्हें याद रखना है कि एंटायर डाटा स्टोर्ड ऑन रैम, नॉट ऑन डिस्क, नॉट ऑन डिस्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज इट्स फीचर्स, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो विद इट्स फीचर्स। फीचर्स क्या, डाटा इज मेमोरी रेजिस्टेंट विद बैकअप ऑन डिस्क, मतलब जो डाटा रहेगा वो मेमोरी रेजिस्टेंट रहेगा, बट उसका एक बैकअप रहेगा डिस्क के ऊपर, सिर्फ वो रैम के ऊपर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बैकअप रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, थोड़ी देर के लिए वक्त काम करती है और वो छोड़ देती है उसको, तो वैसे नहीं, थोड़ा सा बैकअप उसका होता है फॉर पर्सिस्टेंस। नो डिस्क इनपुट डिलेस, यानी कि कोई अगर डिस्क यूज नहीं करेगी तो इनपुट डिलेस क्या होगा उसकी वजह से। ठीक है, सिर्फ रैम यूज करें ना। प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसर, मतलब जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसर है उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, मतलब बहुत जो फास्ट प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस, बहुत हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम रैम के साथ खेल रहे हैं, डिस्क के ऊपर जा ही नहीं रहे। अगर डिस्क के ऊपर जाते तो हमारा जो डाटा है उसको जाने के लिए वक्त लगता है, बट यहाँ पे बहुत हाई परफॉर्मेंस हो रही है। लो लेटेंसी है, क्योंकि परफॉर्मेंस हाई तो लेटेंसी लो रहेगी। आइडियल फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स, जहाँ पे रियल टाइम एनालिटिक्स करना होता है वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। इसके रियल लाइफ क्या होता है, CSQL एक डाटाबेस है, टाइम 10 ये एक डाटाबेस है, हैकेथॉन ये माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटाबेस है, और वोल्टडीबी ये एक डाटाबेस है जो कि मेन मेमोरी डाटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेन मेमोरी डाटाबेस के जो फीचर्स है उसके ऊपर वर्किंग करता है। लेट्स से तो अपन और देखते हैं मेन मेमोरी डाटाबेस के ऊपर। ठीक है, ये नोट्स के ऊपर भी तुम थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स लिख दिए हैं मैंने, ताकि अगर तुम 4-5 भी भूल जाओ तो 7-8 तुम मतलब 10-15 लिख दे तो तुम 4-5 भी भूल जाओ तो भी 4-5 याद रह जाएंगे, है ना। ऑप्टिमाइज्ड डाटाबेस इज यूज्ड हियर, फास्टर मतलब DSA, यानी कि यहाँ पे जो DSA है मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, कि वो सिर्फ रैम के ऊपर वर्क करते हैं। फास्टर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, क्योंकि सिर्फ रैम के साथ है, वोलेटाइल है, तो दैट्स व्हाई कि ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, बेस्ट थ्रूपुट देगा, बेस्ट आउटपुट देगा। ये ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम रहेगा मेमोरी के लिए। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है उसके, मेन मेमोरी स्टोरेज,
हम अभी क्या देखते हैं, कंपोनेंट देखते हैं कि उसका मेन मेमोरी स्टोरेज क्या करता है, एक्चुअल डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद डिस्क स्टोरेज जिसके अंदर लॉक्स होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, जो हम 5th यूनिट के अंदर देखा था ना कॉन्करेंसी के अंदर कि लॉक्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, उसको स्टोर करना पड़ता है रिकवरी के लिए, डाटा की रिकवरी करने के लिए वो करना पड़ता है। तो डिस्क स्टोरेज के अंदर वो लॉक्स रहेंगे, चेक पॉइंट्स रहेंगे। उसके बाद रिकवरी मैनेजर यानी कि जो बैकअप करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, मतलब अगर डाटा कभी बाय मिस्टेक खो गया तो उसको रिकवर करने के लिए वो यूज किया जाता है। उसके बाद कॉन्करेंसी कंट्रोलर, वो भी हमने देखा है कि कॉन्करेंसी क्या होता है 5th यूनिट के अंदर। और लास्ट में होता है तुम्हारा क्यूरी प्रोसेसर। ये होते हैं तुम्हारे मेन डाटा बेस के कंपोनेंट्स। ये क्या रहेंगे, तुम्हारे मेन डाटा बेस के कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। पहला क्या रहेगा, मेन मेमोरी स्टोरेज जो क्या करता है, एक्चुअल डाटा को स्टोर करता है। डिस्क स्टोरेज जो कि लॉक्स, चेक पॉइंट्स, एरर्स को चेक करता है। रिकवरी मैनेजर जो कि तुम्हारे बैकअप और स्टोर के लिए काम करता है। कॉन्करेंसी कंट्रोलर क्या करेगा, तुम्हारी क्यूरी को, कॉन्करेंसी को चेक करेगा। और क्यूरी प्रोसेसर यानी कि तुम्हारी जो क्यूरी है उसको प्रोसेस करने का काम करेगा। अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो रैम वोलेटाइल है तो हाई डाटा लॉस रिस्क, अगर रैम वोलेटाइल है तो जो डाटा रिस्क है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर रैम का काम खत्म हो गया तो वो डाटा को छोड़ भी सकता है, इसलिए हाई डाटा लॉस रिस्क। उसके बाद एक्सपेंसिव रहेगा, लिमिटेड स्टोरेज इसके रहेंगे, क्योंकि अभी रैम के साथ यूज करना है, रैम का यूज करना है यार। तो रैम अगर तुम देखोगे ना, तो अगर 512 GB से 1 SSD का अगर तुम लैपटॉप लोगे तो उसकी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बट अगर तुम रैम का एग्जाम्पल लोगे, है ना, रैम का अगर 12 GB से तुम 24 GB के रैम पे जाओगे तो ऑब्वियसली उसका जो स्टोरेज है, उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल रिकवरी एंड रीएप्लिकेशन मेथड्स, यानी कि स्पेशल रिकवरी एंड रीएप्लिकेशन मेथड्स उसके अंदर होते हैं। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, नेटवर्क राउटर्स में, स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम में, गेमिंग के अंदर, सेंसर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, रियल टाइम के अंदर, एनालिटिक्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यहाँ भी इसका यूज किया जाता है। मतलब जहाँ पे भी मतलब बहुत फास्ट वर्किंग चाहिए, जैसे ट्रेडिंग के अंदर हो गई, गेमिंग के अंदर हो गई, रैम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसे डाटाबेस स्टोरेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे होता है तुम्हारा मेन मेमोरी डाटाबेस खत्म, यानी कि मेन मेमोरी डाटाबेस मतलब तुम्हारा ऐसा डाटाबेस जिसके अंदर सिर्फ जो डाटा है वो रैम के अंदर स्टोर किया जाएगा, ना कि डिस्क के ऊपर, ठीक है। Now let's go with the most important topic, that is semi structured versus unstructured data। ये डाटा के 3 टाइप्स हैं जिसके थ्रू डाटाबेसेस को हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाला, सेमी स्ट्रक्चर्ड वाला और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे क्योंकि मोस्टली डिफरेंस आता है और डिफरेंस के थ्रू ही हम समझते जाएंगे कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। देखो स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब क्या, डाटा अरेंज इन फिक्स रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो डाटा होता है वो फिक्स रोज और कॉलम्स यानी कि एक स्पेसिफिक टेबुलर फॉर्मेट होगा, उसका एक टेबल फॉर्मेट में वो स्ट्रक्चर्ड में स्टोर रहेगा। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या कहलाता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इज सम स्ट्रक्चर बट नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो है उसके लिए, मतलब फिक्स नहीं है। मतलब देखो आधा स्ट्रक्चर कभी-कभी मतलब इसका तुम मोंगोडीबी का एग्जांपल ले सकते हो। मोंगोडीबी के अंदर क्या होता है, डाटा डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर होता है बट वो स्ट्रक्चर नहीं होता प्रॉपर्ली, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। आधा स्ट्रक्चर होता है, आधा स्ट्रक्चर भी नहीं होता। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, पूरा नो प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर, बिना किसी स्ट्रक्चर का किधर भी कुछ डाल दो, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब क्या, डाटा स्टोर अरेंज्ड इन फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब क्या, डाटा का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ मतलब कोई बट फिक्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्ट्रक्चर हो सकता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब क्या, कोई प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज इट्स मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स गो ऑन द फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड जो तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड उसका एक टैबुलर फॉर्मेट रहेगा, एक टैब उसका रहेगा, उसके फॉर्मेट के ऊपर वो हम काम करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ टैबुलर फॉर्मेट रहेगा। सेमी स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा, टैग्स रहेंगे, कीज रहेंगे और वैल्यू फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ टैग्स रहेंगे, की वैल्यू फॉर्मेट रहता है, जैसे कि मोंगोडीबी के अंदर रहता है। और अनस्ट्रक्चर्ड उसके अंदर कोई फॉर्म ही नहीं है, फ्री फॉर्म डाटा, उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है। इसके अंदर कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो जो टैबुलर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऐसे क्या करते जाएंगे, टेबल क्रिएट करते जाएंगे। बट जो तुम्हारा सेमी स्ट्रक्चर्ड है उसके अंदर भी ऐसे टेबल होते हैं, बट इसके अंदर की वैल्यू पेयर होती है। मतलब देखो उसके अंदर क्या होगा, ए अगर नाम की की है तो उसके लिए ए बी सी ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे टैग्स की वैल्यू पेयर। और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सादा डायरेक्टली फ्री फॉर्म डाटा, मतलब फ्री फॉर्म ऑफ डाटा कैसे भी स्टोर हो सकता है, कुछ मतलब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद स्कीमा क्या है, इधर फिक्स स्कीमा है तुम्हारे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि फिक्स टेबुलर फॉर्मेट रहेगा। सेमी स्ट्रक्चर के अंदर भी है बट फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा नहीं होगा तो भी चलेगा। और अनस्ट्रक्चर मतलब नो स्कीमा, कोई स्कीमा नहीं है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, सेमी स्ट्रक्चर का स्टोरेज क्या रहेगा, रिलेशनल डाटाबेस जैसे कि RDBMS हो गया। सेमी स्ट्रक्चर मतलब NoSQL जैसे कि MongoDB, XML, JSON डाटाबेसेस। और अनस्ट्रक्चर मतलब फाइल सिस्टम जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, वीडियोस हो गए, जो तुम्हारे प्रीवियस जो पुराने वाले थे वो वाले, ठीक है। ये तुम्हारे स्टोरेज के टाइप्स हो गए। स्ट्रक्चर के लिए कौन सा होगा, रिलेशनल डाटाबेस, सेमी स्ट्रक्चर के लिए NoSQL, XML, JSON और अनस्ट्रक्चर के लिए जो फाइल टेक्स्ट इमेजेस रहेंगी वो वाली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डाटा मॉडल कौन सा यूज किया जाएगा। तो देखो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके लिए रिलेशनल डाटाबेस मॉडल होता है, सेमी स्ट्रक्चर के लिए हिरार्चिकल और ग्राफ लाइक मॉडल होते हैं, ग्राफ वाइज स्ट्रक्चर होता है उसका। अनस्ट्रक्चर के लिए कोई मॉडल है नहीं, उसके लिए तुम सीधे हर जगह में नो लिख दोगे ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यूरी लैंग्वेज कौन सी होती है, स्ट्रक्चर के लिए SQL यूज की जाती है, सेमी स्ट्रक्चर के लिए NoSQL या फिर XQRI, NoSQL क्यूरीज वो यूज किया जाता है। और अनस्ट्रक्चर के लिए जो डिफिकल्ट रिक्वायर्स होती है, NLP ML टूल्स होते हैं, मशीन लर्निंग टूल्स होते हैं या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको क्यूरी करते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स क्या है इसके, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टूडेंट टेबल हो गया, बैंकिंग सिस्टम होगी, एक मिनट, तो एग्जांपल क्या हो गया सेमी स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट टेबल, बैंकिंग रिकॉर्ड्स वो हो गए, ठीक है। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर क्या है, XML फाइल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, JSON, HTML तो तुम्हें पता ही होगा, ईमेल्स ये हो गए तुम्हारे सेमी स्ट्रक्चर्ड XML, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप। और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होगा, इमेजेस रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, ऑडियो रहेंगे, PDF रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजिडिटी, स्ट्रक्चर्ड जो होता है वो वेरी रिजिड होता है, बहुत पावरफुल होता है, उसको हम हिला नहीं सकते। सेमी स्ट्रक्चर्ड पार्शियली फ्लेक्सिबल रहेगा और अनस्ट्रक्चर्ड कंप्लीटली फ्लेक्सिबल रहेगा, तुम उसके अंदर कुछ भी डाल दो, फाइल के अंदर तुम कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर की बहुत फास्ट रहेगी यार, सेमी स्ट्रक्चर की मीडियम रहेगी और अनस्ट्रक्चर्ड की स्लो रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वैलिडेशन, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है उसको वैलिडेट करना बहुत ईजी है क्योंकि उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा। सेमी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा क्योंकि हम उसको भी वैलिडेट कर सकते हैं, बट अनस्ट्रक्चर को कोई वैलिडेट ही नहीं कर सकता क्योंकि फाइल के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो उसका वैलिडेशन बहुत हार्ड हो जाता है। उसके बाद यूज केसेस क्या है, यूज केसेस स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग, ERP इन्वेंटरी, सेमी स्ट्रक्चर के लिए बैंकिंग होती है, ERP इन्वेंटरी होगी, सेमी स्ट्रक्चर के लिए वेब डाटा APIs, अनस्ट्रक्चर के लिए सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स। इसमें पढ़ना जैसे कुछ नहीं है, तुम खुद से ये रीड कर लेना, ठीक है, एक बार फिर से। और टूल्स यूज क्या किए जाएंगे, यहाँ पे MySQL यूज किया जाएगा, PostgreSQL यूज किया जाएगा। सेमी स्ट्रक्चर के लिए MongoDB होता है, CouchDB होता है, Firebase होता है। अनस्ट्रक्चर के लिए Hadoop, Spark ऐसे, या फिर फाइल मैनेजमेंट जो सिस्टम रहेगी वो भी तुम्हारे स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
आगे तुम्हारा सेमी स्ट्रक्चर डाटा उसके जो फीचर्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सेमी स्ट्रक्चर डाटा के फीचर्स क्या क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। पहली बात तो फ्लेक्सिबल स्कीमा, उसका जो स्कीमा है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि कोई डाटा स्ट्रक्चर उसका फिक्स नहीं है। और देखो सेमी स्ट्रक्चर जो डाटा टाइप है ना वो मोस्ट यूज किया जाता है इन द रिसेंट टाइम, बहुत यूजफुल है इस करंट टाइम के अंदर। बाकी जो डाटा बेसिस होते हैं ना वो फाइल वाला और रिलेशन वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जो फ्लेक्सिबल सेमी स्ट्रक्चर डाटा टाइप है वही मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर, यानी कि डाटा कैरी टैग्स, लेबल्स, मेटा डाटा, यानी कि कुछ ना कुछ मेटा डाटा भी रहेगा उसके लिए, तो ये थोड़ा सा सेल्फ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर भी हो जाता है। उसके बाद हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी खुद की हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी जो कि हम XML और JSON के अंदर देखेंगे कि कैसे इसका हियरार्चिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, सम स्ट्रक्चर रहेगा भी उसका बट नॉट एज स्ट्रिक्ट एज रिलेशनल डाटाबेस, मतलब स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रक्चर नहीं है बट वो थोड़ा सा क्या है मतलब फ्लेक्सिबल है, हाँ भाई थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया तो भी चल जाता है, ठीक है। उसके बाद इजीली स्केलेबल, मतलब हम उसको इजीली स्केल कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में उसके अंदर डाटा को क्या कर सकते हैं, घुसेड़ सकते हैं, तो वो इजीली स्केलेबल है। उसके बाद इरेगुलर डाटा, अगर डाटा इरेगुलर है मतलब उसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स है वो मतलब वो अगर अलग अलग रिकॉर्ड्स है तो भी वो चल जाता है, ऐसा नहीं कि वो रिलेशन उसका उस डाटा के साथ उसका रिलेशन है तो वो आसपास रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चल जाता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एंड मशीन रिलेबल, हाँ जेसन फाइल्स होती है ना वो ह्यूमन रीडेबल होती है। अगर तुमने कभी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किया होंगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि जेसन फाइल्स होती है वो रीडेबल होती है, या फिर HTML फाइल्स वो भी रीडेबल होती है। उसके बाद गुड फॉर वेब एंड APIs, रेस्ट APIs के लिए बहुत यूजफुल होता है और जो वेब डेवलपमेंट होती है उसके लिए भी बहुत यूज किया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल क्यूरिंग जिसकी MongoDB और उसके में अंदर होता है ना, बहुत फ्लेक्सिबल क्यूरिंग उसके अंदर की जाती है। अगर तुम MongoDB का कोड अगर तुमने देखा होगा 15 मिनट के अंदर तो बहुत ईजी होता है ना, बहुत उसका स्कीमा होता है जो बहुत ईजी होता है, तो उसकी वजह से उसका एडवांटेज होता है। उसके बाद कंबाइंड स्ट्रक्चर प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसके अंदर स्ट्रक्चर भी है और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब दोनों चीजें इसके अंदर कंबाइन की गई है। सो दैट आर योर फीचर्स ऑफ योर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। मतलब देखो ओवरऑल अगर हम बोले तो क्या है, फ्लेक्सिबल स्कीमा है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर है, हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन वो करता है, उसके एक पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे स्केलेबल इजी है। उसके बाद सपोर्ट इरेगुलर डाटा को भी सपोर्ट करता है, ह्यूमन और मशीन रीडेबल भी होता है, गुड फॉर वेब एंड APIs भी होगा और फ्लेक्सिबल क्यूरिंग करेगा और स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को एक साथ कंबाइन करने का काम भी वो कर देगा, ठीक है। सो दैट्स योर डाटा स्ट्रक्चर, सॉरी सेमी स्ट्रक्चर डाटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, उसके टाइप्स JSON, XML एंड नॉन नेस्टेड जो तुम्हारा डाटा है उसके आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप्स के अंदर ये डाटा आता है, JSON आता है, XML आता है और नेस्टेड आता है, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट वेट ह्यूमन रीडेबल होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। ये क्या है, एक डाटा का टाइप है जिसके अंदर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर डाटा को स्टोर किया जाएगा, मेनली इन APIs एंड वेब एप्स, जो APIs और वेब एप्स होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है डाटा का जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे, इसका की वैल्यू पेयर्स होती है, की वैल्यू पेयर्स मैंने बोला था पिछली बार कि इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं तुम्हारे सेमी स्ट्रक्चर डाटा के अंदर, जिसके अंदर जो तुम्हारा डाटा है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर होगा या फिर एरेज के फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाएगा, जो कि स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा, नंबर, बूलियन, नल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो तुम्हारे चीजें है उसको वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बट ये की वैल्यू पेयर्स के ऊपर बेस्ड होता है इसका स्ट्रक्चर, और वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे के फॉर्म में पूरे डाटा को स्टोर करेगा। ये बात याद रखनी कि वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, एरे के फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, वो लाइट वेट है, ठीक है, यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है उधर, वो लाइट वेट है। उसके बाद ह्यूमन रीडेबल है, सपोर्ट नेस्टिंग, यानी कि नेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब एक JSON फॉर्मेट के अंदर दूसरा JSON फॉर्मेट भी हम लिख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए वो चल जाता है। उसके बाद इजी टू पार्स ट्री जो इसकी होती है वो बहुत इजीली बन सकती है, लेस वर्बोस। उसके बाद हियरार्चिकल, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हियरार्चिकल ट्री टाइप होता है, क्योंकि हमने देखा कि उसका पार्स ट्री भी बनता है। उसके बाद आइडिया फॉर API, जो APIs रहेंगे वेब डेवलपमेंट में या फिर REST APIs होती है उसमें वो यूज किया जाता है और वाइडली सपोर्टेड, यानी कि हर जगह उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है उसके, एडवांटेज क्या है, सिंपल फास्ट पार्सिंग, यानी कि यहाँ पे पार्सिंग फास्ट रहेगी, कॉम्पैक्ट रहेगा, नेस्टेड डाटा की यहाँ पे उसको भी वो सपोर्ट करेगा, वर्क करेगा ऑल लैंग्वेजेस के लिए, सारी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है, REST APIs को वो मदद करता है, ह्यूमन प्लस मशीन रीडेबल भी होता है और नो SQL डाटाबेस के थ्रू वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे कि इसके अंदर हम कमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अंदर हम कमेंट नहीं कर पाते, स्कीमा स्ट्रक्चर होता है, नो स्ट्रिक्ट डाटा टाइप्स नहीं है, स्ट्रिक्ट वाले तो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, नॉट आइडियल फॉर ह्यूज डॉक्यूमेंट्स, अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए वो यूज नहीं है, लेस सिक्योर विदाउट वैलिडेशन, अगर हमने वैलिडेशन नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, लेस सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। XML बेटर देन फॉर एंटरप्राइजेस, मतलब XML इससे बेटर होता है JSON के थ्रू, ठीक है। तो JSON क्या है, ओवरऑल JSON एक लाइट वेट ह्यूमन रीडेबल डाटा है, सॉरी इट इज अ लाइट वेट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट यूज टू स्टोर और ट्रांसफर डाटा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, जो कि APIs और वेब एप्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल भी दिया है, लेट्स से ये एक मिनट ये एक सिंगल एग्जांपल है, मतलब देखो एक नेम नाम की ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी की है और सुमित उसकी वैल्यू है, उसके बाद एज एक की है, 19 उसकी वैल्यू है, फिर से स्टूडेंट एक के और की है और टू एक वैल्यू है। तो इसके अंदर हमने ये पूरा एरे लिया है, ये पूरा क्या है, एक एरे है और इसके अंदर ये 3 जो एट्रीब्यूट्स है वो स्टोर किए गए। नेम क्या है, की है, सुमित उसकी वैल्यू है, एज क्या है, की है, 19 उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम JSON के अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं, या फिर हम ऐसे भी समझ लो, चलो लेट्स से नेम, अगर बहुत बड़ी क्वेरी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेट्स से नेम क्या है, सुमित है, एड्रेस देखो ये एरे है पूरा, अभी सिटी पुणे पिन कोड, इसको हमने एरे के अंदर स्टोर किया, ठीक है। यहाँ पे और कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, एरे होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल्स क्या है मेरे अंदर, वो लिखी है, एजुकेशन लिखा है मेरा, कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी, ईयर 2 सब्जेक्ट मतलब ईयर 3, नेम माइक्रो प्रोसेसर कोड 21024, मतलब ऐसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टोर करने का काम कर रहे हैं बाय यूजिंग
की वैल्यू पेयर को यूज करके हम डाटा को स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हारा जेसन हो गया। अपन नेक्स्ट इसके ऊपर पढ़ते हैं एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखो अभी मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब ऊपर जो जेसन देखा हमने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो तो मैं याद ही रखने हैं। ठीक है, वो तो मैं याद ही रखने हैं, और उधर मतलब उसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। मीनिंग क्या है मार्कअप लैंग्वेज स्टोरिंग डाटा यूजिंग कस्टम टैग्स, मतलब देखो इसके अंदर जो तुम्हारा डाटा होगा वो कस्टम टैग्स के फॉर्मेट में होता है, जैसे कि एचटीएमएल टैग्स देखे होगे तुमने, अगर कभी वेब डेवलपमेंट किया तो एचटीएमएल टैग्स जैसे होते हैं, वैसे इसके अंदर कस्टम टैग्स रहेंगे और उसके थ्रू पूरे डाटा को स्टोर किया जाएगा तुम्हारे लैंग्वेज के अंदर एंड यूजिंग इंटरप्राइज सिस्टम, जो तुम्हारी इंटरप्राइज सिस्टम रहेगी उसके अंदर उसको स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टैग वैल्यू टैग, मतलब पहले टैग रहेगा उसके बाद वैल्यू रहेगी उसके बाद फिर से टैग, जिसके एचटीएमएल के अंदर नहीं होता क्या, पहले होता है हेडर, हेडर के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखनी वो, और उसके बाद फिर से हेडर। ऐसे जो टैग्स होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है, हियरार्चिकल ट्री को सपोर्ट करता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है यानी कि खुद से ही वो डिस्क्रिप्शन लिखने का भी काम करता है। ठीक है, तो लेट्स से उसका स्ट्रक्चर देखो। लेट्स से अब ये जो स्टूडेंट है वो एक टैग है, एक मिनट, स्टूडेंट क्या है, एक पूरी क्यूरी है, स्टूडेंट क्या है, पूरी एक क्यूरी है, उसके अंदर स्टूडेंट एक टैग है। देखो ये एक टैग है, उसके अंदर फिर से क्या लिखा है, फिर से एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से नेम और नेम, ये क्या है, एक ही है, मतलब देखो एक बार फिर से समझो। देखो ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, ये एक टैग है और इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये वाली वो उसकी वैल्यू है। फिर से ये जो नेम है और ये जो नेम है वो एक टैग है और उसके अंदर ये जो सुमित है वो उसकी वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू है। वैसे एज का है, वैसे स्टूडेंट ट्रू स्टूडेंट का है। मतलब देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा एक टैग रहेगा, एक स्टार्टिंग टैग रहता है और एक एंडिंग मतलब एक क्लोजिंग टैग रहता है और एक स्टार्टिंग टैग रहता है। तो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर्स को, मतलब जो तुम्हारा जो डाटा है उसको घुसा देंगे। ठीक है, दैट इज योर स्ट्रक्चर, टैग उसके बाद वैल्यू और उसके बाद एंडिंग टैग, स्टार्टिंग टैग वैल्यू उसके बाद एंडिंग टैग। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, हाईली स्ट्रक्चर्ड है, सपोर्ट्स वैलिडेशन को सपोर्ट करता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती, अलाउ एट्रीब्यूट्स। उसके बाद वर्बोज, गुड फॉर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़े अगर डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बहुत ईजी होता है, जैसे कि एचटीएमएल की जो फाइल्स होती है बहुत ईजी होती है कोड करने के लिए, एडिट करने के लिए। उसके बाद ह्यूमन रिडेबल, ठीक है, ह्यूमन रिडेबल होता है ये। उसके बाद एडवांटेज क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन है, आइडियल फॉर इंटरप्राइज डॉक्यूमेंट्स, एक्सटेंसिबल है, कमेंट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे कमेंट्स रहेंगे, जेसन के अंदर वैसे नहीं होता, इधर कमेंट्स होती है। उसके बाद नेम स्पेसेस भी यहाँ पे रहेंगे, गुड फॉर डाटा इंचेंज, ये भी एडवांटेज तुम्हें याद ही रखने हैं, इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे कोई, है ना। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये वर्बोज होता है, कंज्यूम मोर स्पेस इसको लगता है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे टैग्स क्रिएट करते हैं, टैग के अंदर फिर से वैल्यू क्रिएट करते हैं, फिर से उसके अंदर भी टैग क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या लगता है, स्पेस लग जाता है। उसके बाद स्लोअर पार्सिंग देन जेसन, पार्सिंग यहाँ पे स्लोअर होती है, पार्सिंग ट्री जो क्रिएट करते हैं हम किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू जेसन। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता एक्चुअल में, बट फिर भी यहाँ पे लिखा है तो कॉम्प्लेक्स होता होगा। ठीक है, नॉट आइडियल फॉर लाइट वेट एपीआईज, मतलब लाइट वेट जो एपीआई है उसके लिए वो आइडियल नहीं है। दैट इज योर एक्सएमएल। एक्सएमएल मतलब क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज स्टोरिंग डाटा यूजिंग कस्टम टैग्स, कस्टम टैग की मदद से जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक डाटा को स्टोर करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज स्टोरिंग डाटा यूजिंग कस्टम टैग की मदद से हम डाटा को स्टोर करते हैं, जो कि इंटरप्राइज सिस्टम जैसे बड़े बड़े सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं तुम्हारे नेस्टेड डाटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, डाटा टाइप्स दैट कंटेन अदर डाटा टाइप इन इट, ये तो तुम नेस्टेड से ही समझ के होंगे कि ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट या फिर एरे इनसाइड ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं नेस्टेड डाटा टाइप। यानी कि एक डाटा टाइप के अंदर दूसरा डाटा टाइप होना, उसको हम कहेंगे नेस्टेड डाटा टाइप। उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड डाटा टाइप। नेस्टेड डाटा टाइप मतलब क्या, डाटा टाइप दैट कंटेन अदर डाटा टाइप इन इट, दैट इज अ नेस्टेड डाटा टाइप। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी लेवल हियरार्ची होती है। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो चाइल्ड सब चाइल्ड रहेगा। अगर जेसन में भी यूज किया जाता है इसका, एक्सेल में एक्सएमएल भी इसका यूज करता है और नोएसक्यूएल का भी इसका एग्जांपल इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल हियरार्ची प्रेजेंट करता है, जैसे कि इनहेरिटेंस में नहीं होता क्या, इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वैसे ही आप हियरार्ची हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होता है, चाइल्ड का सब चाइल्ड होता है, वही मैंने बोला हियरार्ची रहेगी, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड, चाइल्ड का सब चाइल्ड, सब चाइल्ड का भी चाइल्ड, सब चाइल्ड का भी चाइल्ड, वैसे वाला। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के मॉडल्स, रियल वर्ल्ड डाटा, मतलब रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर ये बेस होता है। फ्लेक्सिबल स्कीमा इसका होता है, हियरार्चिकल होता है, अनलिमिटेड नेस्टिंग, यानी कि हम कितना भी नेस्टिंग कर सकते हैं, एक के अंदर एक कितने भी घुसा सकते हैं। मतलब देखो तुम्हारा खानदान है तो अनलिमिटेड चल सकता है ना। उसके बाद मशीन रिडेबल होता है, ह्यूमन रिडेबल नहीं होगा, ये ह्यूमन रिडेबल नहीं है, ये तुम्हें याद रखना है। आइडियल फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए आइडियल है, और एपीआई जो तुम्हारे रेस्ट एपीआई हो गए, फेच एपीआई हो गए, उसके लिए वो रियल बहुत यूजफुल रहेगा उसके। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या है, ईजी फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा, बहुत बड़ा अगर डाटा है तो ईजी हो क्योंकि हम उसको नेस्टिंग करते जा रहे हैं, चाइल्ड के अंदर सॉरी पैरेंट के अंदर चाइल्ड करके क्रिएट करते जा रहे हैं। फ्लेक्सिबल है, डायनामिक फील्ड इसके अंदर यूज की जाती है। नोएसक्यूएल के लिए बहुत परफेक्ट डाटा टाइप रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम क्या करें, पैरेंट के अंदर चाइल्ड कर रहे हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टोर्स कॉम्प्लेक्स इनटू कॉम्पैक्टली, मतलब जो डाटा है उस कॉम्प्लेक्स डाटा को छोटा करके हम यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब देखो ये इतना बड़ा डाटा है तो इसको हम कितना करके रखेंगे, हम सीधे उसको इतना ही करके रखेंगे, इसको हम कहते हैं, ये उसका एक एडवांटेज है। और नो स्कीमा चेंज नहीं, यानी कि डाटा बेस की जो स्कीमा है वो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, हार्ड टू स्पीच डीपली, मतलब उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब देखो अगर बहुत इसके अंदर लेट्स से इसके अंदर ये एक डाटा है, इसके अंदर फिर से ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, बहुत हार्ड हो जाएगा ना भाई, सर्च डीपली सर्च करना है, फिर इसके तो ये तो पूरा लूप क्रिएट हो जाएगा, पूरा ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकते हैं उससे, तो हम तो ये सर्च करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती है क्योंकि हमें नेस्टिंग करनी है तो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लगेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नॉर्मलाइजेशन हम 30 यूनिट के अंदर देख चुके हैं। डीप नेस्टिंग इफेक्ट्स, यानी कि जो नेस्टिंग रहती है उसकी अफेक्ट्स कर सकती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा नेस्टिंग अगर हम नहीं करती तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेट्स से ये इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, अगर हमें इससे डाटा फेच करना है तो तुम्हें पहले इसमें जाना पड़ेगा, फिर पहले इसमें जाना पड़ेगा, फिर इसमें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो दैट इज योर की उसके वजह से अगर बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हो गई तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, इसके अंदर जो इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर है वो भी आ सकता है, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो लेट्स से तुमने कंपनी नाम का टेबल लिया डाटा का, उसके बाद डिपार्टमेंट्स लिया, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर टेक के अंदर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है नेम, सुमित, रोल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, पहले कंपनी नाम का जो पहला डॉक्यूमेंट है वो लिया, उसके बाद डिपार्टमेंट, लेट्स से हम मोंगोडीबी की बात करें तो मोंगोडीबी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हमने कंपनी नाम का डॉक्यूमेंट लिया उसके अंदर फिर से हमने डिपार्टमेंट डाला, डिपार्टमेंट के अंदर हमने टेक डाला, टेक के अंदर
हमने इंप्लॉइज डाले और इंप्लॉय के बाद जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि नेम, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जो तुम्हारा ये लिखा है सुमित रोल डेवलपर, ठीक है, टेक और रोल क्या है मेरा डेवलपर है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन योर नेस्टेड, यानी कि नेस्टिंग में नेस्टिंग करते गए, कंपनी में डिपार्टमेंट डाला, डिपार्टमेंट में टेक डाला, टेक में इंप्लॉय डाला, इंप्लॉय में मेरी एक्चुअल डाटा डाला है। सो दैट्स योर नेस्टेड डाटा टाइप्स। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा ट्रेडिशनल डाटाबेस सिस्टम रहेगा, तुम्हारा ट्रेडिशनल डीबी रहेगा, उसके अंदर हम अगर ओपी के फीचर्स ऐड कर दे तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम मतलब क्या, डीबी सिस्टम दैट एक्सटेंड्स ट्रेडिशनल रिलेशन मॉडल बाय एडिंग ओपी फीचर्स, यानी कि सीधे से तुम्हारे ट्रेडिशनल डाटाबेस के अंदर हमने क्या कर दिया है, ओपी के फीचर्स डाल दिया, सच एज इनहेरिटेंस, यानी कि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस कर पाएंगे, इनकैप्सुलेशन कर पाएंगे, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी इसके अंदर यूज कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इट कैन यूज एज ओओडीबीएमएस, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे हम उसको कह सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या, सादा जो तुम्हारा ट्रेडिशनल डाटाबेस है उसके अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स डाल दिए बस, और कुछ नहीं किया, दैट्स व्हाट। उसके बाद नीड क्या है इसकी, ट्रेडिशनल RDBMS could only handle simple data types, but modern applications need to store complex data like image, audio, video, etc. मतलब देखो, अभी जो तुम्हारी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर हम नॉर्मल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बट हमें इमेजेस स्टोर करना पड़ता है, ऑडियो वीडियो जो ज्योग्राफी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना पड़ता है, मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग डाटा को स्टोर करना पड़ता है, नेस्टेड और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना पड़ता है। तो उसके बीच में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, बट जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर ये होता नहीं है, और जो तुम्हारे ओपी वाले होते हैं उसके अंदर ये करना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ ट्रेडिशनल डाटाबेस के अंदर ओपी डाल दिया है और कुछ नहीं है, सिर्फ ओपी डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि अभी उसके फीचर क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, इंटीग्रेशन विद एसक्यूएल, मतलब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हम इधर यूज कर पाएंगे, मतलब जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए, वो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम यहाँ पे यूज करेंगे। इनकैप्सुलेशन मतलब डाटा हाइडिंग भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने वाला जो क्लासेस होते हैं वो सब कुछ हम यूज कर पाएंगे। और एसक्यूएल के साथ ओपी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एसक्यूएल विद ओपी के साथ एसक्यूएल का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ये उसका फीचर है, ठीक है। उसके बाद टेबल इनहेरिटेंस, टेबल इनहेरिटेंस मतलब क्या, मींस चाइल्ड टेबल कैन इनहेरिट कॉलम्स एंड बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट टेबल सिमिलर टू क्लास इनहेरिटेंस इन ओपी। मतलब देखो, अगर ये तुम्हारा पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल पीटी, इसके अंदर एक इधर लिखा है मनी, पेरेंट का मनी और होम, और ये एक स्टूडेंट है, मतलब यहाँ पे चाइल्ड है, तो ये जो चाइल्ड है इसके अंदर जो कॉलम्स है ना, ये जो कॉलम लेट्स से ये मनी वाला कॉलम है, तो वो तो जो चाइल्ड है वो भी यूज करता ही है ना, पेरेंट का मनी। तो दैट इज व्हाट, यानी कि यहाँ पे जो पेरेंट का जो कॉलम है वो कॉलम चाइल्ड भी यूज कर पाएगा, पेरेंट का कॉलम चाइल्ड भी यूज कर पाएगा, उसको ही हम कहते हैं टेबल इनहेरिटेंस। मतलब चाइल्ड टेबल कैन इनहेरिट कॉलम्स एंड बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट टेबल, यानी कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो क्या कर सकता है, पेरेंट का मनी इनहेरिट कर सकता है, पेरेंट का मनी वाला जो कॉलम है उसको वो इनहेरिट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। मतलब ये जो चाइल्ड टेबल है उसने क्या किया, पेरेंट का मनी वाला कॉलम इनहेरिट कर लिया, बाकी जो पेरेंट के गुड थिंग्स है वो इनहेरिट करना भूल गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट चाइल्ड टेबल इनहेरिटेंस, मतलब चाइल्ड टेबल क्या करता है, इनहेरिट करता है कॉलम्स एंड बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट टेबल, ठीक है। आई होप सो तुम्हें वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, मैप ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डीबी टेबल्स सो दैट डेवलपर्स कैन वर्क विद ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तुम्हें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी नहीं है, तुम्हारे पास एक डेवलपर ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो अपने आप इस ओपी वाले फीचर को एसक्यूएल क्यूरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, इस ओपी के फीचर को एसक्यूएल क्यूरी के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट कन्वर्ट कर देगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, यानी कि ओपी के फीचर को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज को हम सीधे एसक्यूएल के अंदर चेंज कर ले ऑटोमेटिकली, ह्यूमन नहीं कर रहा है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। उसके बाद मैप क्या करता है, डीबी टेबल्स को, यानी कि जो डाटाबेस टेबल्स है उसको क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, मैप करते हैं। यानी कि देखो, अगर ये तुम्हारा एक टेबल है, ठीक है, तो ये टेबल को हम क्या करते हैं, डीबी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये जो तुम्हारे रोज होते हैं, ये जो तुम्हारा टेबल रहेगा ना, टेबल मतलब क्लासेस और रोज उस क्लास का एट्रीब्यूट, सॉरी ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो, डीबी टेबल्स क्लासेस और रोज के अंदर होगी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टेबल मतलब क्या रहेगा, स्टूडेंट क्लास रहेगा, ठीक है, और स्टूडेंट की एज वो क्या रहेगी, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है। मैप्स डीबी टेबल्स इनटू क्लासेस एंड रोज मतलब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इट रिमूव्स नीड टू राइट क्यूरीज मैन्युअली, मतलब मैन्युअली क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एसक्यूएल की क्यूरीज के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एरर रिड्यूस होंगे, फास्ट स्पीड होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, सिस्टम कर रही है, ह्यूमन नहीं कर रहा है। क्लीन एंड मॉडलर कोड आएगा, जैसे चैट जीपीटी क्रिएट करता है वैसे, मोर रीडेबल, ठीक है, एक्सेट्रा। उसका वर्किंग क्या होता है, डीबी टेबल को हम क्लासेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे, जैसे कि एट्रीब्यूट्स लेट्स से कोई फंक्शन है उसके अंदर, या फिर कोई एट्रीब्यूट है क्लास के अंदर, उसको हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और रो को ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेट्स से अगर ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर कॉलम है, सॉरी कॉलम मतलब रोल नंबर का कॉलम है, और उसके अंदर वैल्यूज है 101 102। तो ये जो रोल नंबर है, ये जो पूरा कॉलम है वो क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। ये 101 102 क्या हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे हो गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गए तुम्हारे ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया तुम्हारा क्लास। सो ये जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल का क्लास के अंदर, कॉलम का एट्रीब्यूट के अंदर, इन दोनों का ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मैन्युअली हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ORM होता है, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर, वो हैंडल करता है क्रूड ऑपरेशंस को हैंडल करेगा, रिलेशनशिप्स को वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद उन रिलेशनशिप को उसके लिए क्यूरी बिल्ड करेगा। मतलब देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है रोल नंबर का
इस पूरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तो वो चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि ये सही है कि नहीं। अगर उसने सही दिखा तो वो क्यूरी बिल्ड करेगा, इसके लिए वो एसक्यूएल क्यूरी लिख देगा इस टेबल के लिए मैनुअली, और लास्ट में ट्रांजैक्शन कर देगा, यानी कि जो वर्किंग है वो कर देगा। सो दैट्स इट्स वर्किंग। उसके बाद एडवांटेजेस क्या होता है, ऑटो क्यूरी जनरेशन, रीयूजेबल मेंटेनेबल कोड, वो एक्सेट्रा, वो तो तुम लिख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, स्लोअर रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरा एक ऑब्जेक्ट का जो क्लास है उसको पूरा एसक्यूएल क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो एक उसका डिसएडवांटेज है। लेस कंट्रोल ओवर एसक्यूएल ऑपरेशन के ऊपर थोड़ा सा लेस कंट्रोल रहता है, क्योंकि वो मैनुअली हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो लेस कंट्रोल हो जाता है। मोर मेमोरी आप यूज की जाती है, और डिबगिंग हार्ड होती है बहुत। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जावा का जो हिबरनेट होता है, सी शार्प का एंटिटी फ्रेमवर्क होता है, जेएस का जो प्रिज्मा फ्रेमवर्क होता है, पाइथन का डीजैंगो ओआरएम फ्रेमवर्क होता है, ये फ्रेमवर्क क्या करता है, सीधे जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो क्लासेस होती है, जो तुम्हारा मतलब अगर तुमने क्लासेस का कोड लिखा है, लेट्स से तुमने सी प्लस प्लस के अंदर क्लास का कोड लिखा, ठीक है, ये क्लास का कोड लिखा, तो वो सीधे उसको एसक्यूएल के क्यूरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सीधे एसक्यूएल की क्यूरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ये फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो वही उसके फीचर्स है इन चारों के, ऑटो एसक्यूएल जनरेशन ऑल अबव। उसके बाद हम देखेंगे स्पेशियल ज्योमेट्रिक एंड जियोग्राफिक डाटा, ठीक है। तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्पेशियल डाटा, ठीक है। स्पेशियल डाटा क्या होता है, इसके अंदर ऐसा डाटा स्टोर किया जाता है, मतलब ऐसा डाटा जिसके अंदर लोकेशन हो गई, शेप हो गया, उसके बाद साइज हो गई, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस के अंदर जो भी चीज़ है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जिस डाटा के अंदर स्टोर किया जाता है उसको हम स्पेशियल डाटा कहते हैं। इट टेल्स वेदर समथिंग इट इज एंड हाउ इट एग्जिस्ट इन द स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्यों है, वो बताने का काम हमें स्पेशियल डाटा करता है। मतलब स्पेशियल डाटा मतलब जितना हमारे डाटा स्पेस के रिलेटेड है उसको हम स्पेशियल डाटा कहेंगे, ठीक है। वो क्या स्टोर करता है, लोकेशन स्टोर करता है, शेप स्टोर करता है, जैसे पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगॉन्स एक्सेट्रा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन का डिस्टेंस, एरिया, बाउंड्रीज, डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन, मतलब जितनी भी स्पेस के रिलेटेड चीजें हैं ना, लोकेशन हो गया, हमारे शेप हो गया, एरिया हो गया, वो सारा इस स्पेशल डाटा के अंदर स्टोर किया जाता है। मतलब इसके अंदर स्टोर नहीं किया जाता, इस टाइप के डाटा को स्पेशल डाटा कहते हैं। स्पेशल डाटा टाइप मतलब क्या, स्पेशल डाटा टाइप इज अ डाटा टाइप इन विच information about location, shape and size of objects in the space is stored is known as spatial data। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं, है ना। इसके टाइप्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, सिंगल लोकेशन वाला भी हो सकता है, मतलब एक ही जगह पे जो तुम्हारा स्पेस के अंदर जो डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे सिंगल। उसके बाद लाइन, पाथ बिटवीन मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब सिंगल लोकेशन में देखो, लेट्स से ये तुम्हारा एक पॉइंट है, ये सिंगल लोकेशन हो गया। अब देखो अगर तुम्हारे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक तुम्हारी रहेगी, तो उसको हम कहेंगे लाइन, पाथ बिटवीन मल्टीपल पॉइंट्स, इस पाथ को हम कहेंगे लाइन। और उसके बाद पॉलीगॉन, क्लोज्ड शेप, ये तुम्हारा पॉलीगॉन भी है, यानी कि क्लोज शेप भी है, ये तुम्हारा रहेगा 3 टाइप्स फॉर योर स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, ठीक है। उसके टाइप्स हमने देखिए, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन। इसके एग्जांपल्स क्या है, लोकेशन ऑफ द स्कूल, रोड नेटवर्क, सिटी बाउंड्री, मैपिंग ऑफ रिवर्स, रिवर कहाँ पे, बिल्डिंग कहाँ पे, उसको चेक करना, मतलब तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए। अब यूज केसेस क्या है, बहुत यूज केसेस इसमें इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप्स पे जो तुम्हें डाटा फाइंडिंग करना है, लोकेशन फाइंड करने के लिए गूगल मैप्स यूज किया जाएगा। नेविगेशन सिस्टम के अंदर रियल एस्टेट मैपिंग, जो रियल एस्टेट मैपिंग होती है, यानी कि जो तुम्हारा 7/12 निकलता है, उसके लिए अर्बन प्लानिंग, अगर तुम्हें सिटी प्लान करनी है, नई क्रिएट करना है, जैसे कि चाइना करता है, डायरेक्ट बड़ी बड़ी नई सिटीज क्रिएट करता है, उधर इसका यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, ये हेल्प करता है विजुअलाइज डाटा ऑन मैप्स, मैप के अंदर डाटा को विजुअलाइज करने के लिए मदद करेगा, रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, स्पेशल एनालिसिस करेगा। उसके बाद यूज फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो करना है उसके लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत लार्ज स्टोरेज लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस तो बहुत बड़ा स्टोरेज भी इसके लिए लगेगा। प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डाटा जो होता है ना वो वेक्टर के फॉर्म में निकलता है, वेक्टर के फॉर्म में डाटा निकला तो वो क्या रहेगा, ज्यादा हार्ड रहेगा प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद नीड जीआईएस टूल्स लाइक QGIS, और मतलब ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टूल्स रहेंगे जिसको यूज करके तुम्हारा जो स्पेशल डाटा, मतलब जो गूगल की वैन नहीं होती है जो घूमती रहती है, वैसे टूल्स इसके लिए लगते हैं। सो दैट इज व्हाट योर प्रॉब्लम। तो स्पेशल डाटा क्या है, स्पेशल डाटा टाइप इज अ डाटा टाइप इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, शेप एंड ऑब्जेक्ट, जो कि मतलब जो भी शेप जो भी तुम्हारे स्पेस के अंदर जो भी चीज है उसके अंदर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको हम कहेंगे स्पेशल डाटा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिक डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा ज्योमेट्रिक डाटा। ज्योमेट्रिक डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल शेप्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, उसको रिप्रेजेंट करेगा एज पर द नेम। स्पेशल मतलब स्पेस का डाटा, ज्योमेट्रिक मतलब मैथ का डाटा, बस और कुछ नहीं है। इट फोकसेस ऑन शेप प्रॉपर्टीज रेदर देन रियल वर्ल्ड लोकेशन। जो रियल वर्ल्ड लोकेशन है उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, बल्कि ये फोकस किसी पर करेगा रेदर देन रियल वर्ल्ड, किसके ऊपर फोकस करेगा, शेप्स के ऊपर। मतलब देखिए शेप्स कैसे, तुम्हारी शेप हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। उसके बाद डायमेंशन क्या है, लेट्स से अगर कोई तुम्हारा ट्रायंगल है, सर्कल है, तो उसका रेडियस क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसके ऊपर वो फोकस करेगा। उसके बाद तुम्हारी कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब वो पॉइंट वाले सिस्टम नहीं होगा, उसका पोजीशन क्या होगा उसको वो चेक करेगा, और एंगल्स और एजेस उसको चेक करेगा। एंगल्स मतलब वो ट्रायंगल वाले एंगल्स, उसके एजेस उसको चेक करने का काम करेगा। तो ये जितनी भी ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डाटा। ज्योमेट्रिक डाटा मतलब क्या, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी शेप्स रहेंगे, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डाटा, जिसकी शेप, डायमेंशन, पोजीशन एक्सेट्रा। टाइप्स क्या होते हैं, पॉइंट मतलब वो पॉइंट वाला। उसके बाद लाइन स्ट्रिंग, मतलब पॉइंट मतलब देखो ये एक पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। लाइन स्ट्रिंग मतलब तुम्हारी लाइन, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन मतलब ये तुम्हारा ऐसे नहीं होता क्या, ये व्हाटएवर, मतलब पॉलीगॉन ऐसे होता है, बट उसको हम कैसे भी कर सकते हैं स्क्वायर के साथ। उसके बाद सर्कल, उसके बाद मल्टी पॉइंट मतलब देखो लेट्स से बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4, तो उसको कनेक्ट करना, वैसे मल्टीपल पॉलीगॉन्स कनेक्ट करना। सो दैट इज योर टाइप्स मतलब वही है एज पर मीनिंग है कि पॉइंट, उसके बाद लाइन स्ट्रिंग, उसके बाद पॉलीगॉन, सर्कल, वो वाले टाइप्स के अंदर इतना डिटेल में जाना है, हमें सिर्फ यही लिखते ही जाना है ताकि तुम्हें 7 में से 7 मार्क मिल सके, ठीक है। मतलब जो 8-9 मार्क जितने के लिए आएगा उतने के लिए। तो ऐसे डाटा टाइप जिसके अंदर मैथमेटिकल शेप्स या फिर स्ट्रक्चर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसको हम ज्योमेट्रिक डाटा कहते हैं। एग्जांपल्स क्या है, ट्रायंगल्स विद 3D पॉइंट्स, सिलेंडर मॉडल, उसके बाद फ्लोर प्लान, 3D क्यूब शेप, ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज एक्सेट्रा, कैड मॉडल्स, ये उसके एग्जांपल है। कोई भी तुम लिख दो, ठीक है।
इसका यूज भी है, ऐसे नहीं यूजलेस है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज किया जाता है, गेम डेवलपमेंट में बहुत नेसेसरी है, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग में भी यूज किया जाता है, रोबोटिक्स में यूज किया जाता है, कोलिजन डिटेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ये उसके यूज केसेस है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, प्रिसाइज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ये करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद इजी टू कंप्यूट करना, मतलब अगर एक बार तुम्हारे पास डाटा आ गया तो उसको कंप्यूट करना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे पास सर्कल का तुम्हें जो सर्कमफेरेंस है वो निकालना है, तो रेडियस है, डायमीटर है, तो तुम वो इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। वाइडली यूज इन मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस, मतलब जो सिमुलेशंस रहते हैं, एआई सिमुलेशन, गेमिंग सिमुलेशन, उसके अंदर ये वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड रियल वर्ल्ड मीनिंग, रियल वर्ल्ड मीनिंग थोड़ा सा इसका कम रहता है, क्योंकि वो शेप्स रहेंगे, और तो रियल वर्ल्ड में इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं होता। नो सपोर्ट फॉर अर्थ कोऑर्डिनेट्स, जो अर्थ के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना उसका से कोई मतलब दैट से कोई इंग्लिश नहीं रहेगा, और नॉट सुटेबल फॉर मैप्स, मैप्स के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। दैट इज योर ज्योमेट्रिक डाटा, जो कि तुम्हारे मैथमेटिकल शेप्स और स्ट्रक्चर के साथ काम करने में मदद करेगा। और लास्ट है तुम्हारा जियोग्राफिक डाटा। एज पर द मीनिंग, ज्योग्राफिक डाटा मतलब क्या, ज्योग्राफिक डाटा रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड लोकेशंस ऑन द अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं होता क्या, वो अर्थ होती है, ये देखो, ये अगर अर्थ है तो इस साइड पे ऐसी लाइन होती है और ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है और ऐसी लाइन होती है, तो उसको हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब इसकी मदद से अर्थ के ऊपर जो लोकेशंस होती है उसके डाटा को रिप्रेजेंट करना मतलब ज्योग्राफिक डाटा, ठीक है। मतलब ज्योग्राफिक डाटा मतलब क्या, रियल वर्ल्ड लोकेशन ऑन द अर्थ के ऊपर रियल वर्ल्ड लोकेशन, उसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक डाटा। इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल डाटा बट स्टोर्ड इन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफिकल जो तुम्हारा स्पेशल डाटा है उसका ही टाइप है, बट इसको हम एक नए कोऑर्डिनेट के अंदर कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो स्पेशल होता है उसके अंदर पूरे स्पेस का डाटा होता है, और ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, सिर्फ वो जो अर्थ है उसी का डाटा होता है, ठीक है। व्हाट इट स्टोर, तुम्हारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद अर्थ का एलिवेशन क्या होता है, डेप्थ क्या होती है अर्थ का, अब वो हम ज्योग्राफी के अंदर नहीं घुसेंगे, आई हेट दिस सब्जेक्ट। उसके बाद रीजन्स क्या होते हैं, कौन से रीजन है तुम्हारे अर्थ के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज क्या है, चाइना की बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो सब कुछ, कहाँ पे कौन सी लैंड है, कहाँ पे कौन सी कंपनी है, उसके बारे में भी हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। ये तुम्हारा ज्योग्राफिक डाटा रहेगा, ठीक है। टाइप्स कौन सा रहेगा, वेक्टर डाटा, पॉइंट लाइन, पॉलीगॉन के थ्रू हम उसको दिखाते हैं, और दूसरा होगा रेस्टर डाटा। ये इसरो के अंदर बहुत काम में आता है। अगर तुम इसरो के वो एमएल वाले जो अगर फ्री कोर्सेज होते हैं ना इसरो के, अगर वो भी तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर इसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। वेक्टर डाटा मतलब क्या, पॉइंट लाइन, पॉलीगॉन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और रास्टर डाटा यानी कि इमेज होती है, सैटेलाइट की जो फोटोज होते हैं वो तुम्हारे रास्टर डाटा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स मतलब कि देखो हमने मुंबई का कोई लोकेशन फाइंड कर दिया है, उसके बाद अर्थक्वेक लोकेशन फाइंड कर दिया, टेम्परेचर है, हीट पैम्प्स शो कर दिया, सैटेलाइट इमेजेस फाइंड कर दी, तो ये तुम्हारा एग्जांपल आएगा। यूज केसेस क्या है, जीआईएस आएगा, वेदर प्रेडिक्शन में आएगा, जीपीएस नेविगेशन, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ये उसके एप्लीकेशन है। अब ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना कि क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ गया हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये रियल वर्ल्ड एक्यूरेट पोजीशन देता है, रियल वर्ल्ड में तुम कहाँ पे प्रेजेंट हो वो अगर लोकेशन ऑन करोगे तो उसे ये फाइंड करेगा। जीआईएस के अंदर यूज किया जाता है, जीआईएस ऐसी सिस्टम होती है जो कि तुम्हारी लोकेशन को एनालाइज करने में यूज की जाती है। उसके बाद हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेट्स से हम कहाँ पे खो गए तो कहाँ पे जाना है इसको वो डिसाइड कर देगा। उसके बाद 3D और 2D अर्थ की मॉडलिंग में भी मदद करता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की एक मिनट, अर्थ का 2D और 3D स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा लेट्स से कुछ तो होगा, आई डोंट नो व्हाट 2D 3D मॉडलिंग ऑफ अर्थ, बट उसको भी वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज मतलब क्या, एक्सपेंसिव टूल्स एंड हार्डवेयर इसके लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद नीड्स लार्ज स्टोरेज, क्योंकि बहुत बड़ी अर्थ है तो बहुत बड़ा डाटा है, बहुत सारे लोग के 7 मे बी 8 बिलियन और प्लस पीपल अर्थ के ऊपर, तो दैट्स व्हाट। प्रोसेसिंग कैन बी स्लो, थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो होती है, और रिक्वायर्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है। अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे तो तुम्हारा डाटा मॉडल वर्क नहीं करेगा। आई थिंक दैट्स टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी दैट मच, इतना तुम्हें पकाने के लिए सॉरी और थैंक यू, बाय, थैंक यू।